हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको रोज सबूत मिलते हैं। कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, कभी सेवा तीर्थ से मिलता है, लेकिन मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं कि किस तरह की गुलामी भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। हमने कल भी जो प्रेस वार्ता की थी उसमें यह मुद्दा उठाया था कि भारत, रशिया तो तैयार है तेल देने को, रशिया के स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम भारत को भी तेल देने को तैयार हैं। भैया एक सेकंड, कि हम तैयार हैं, लेकिन कल हमने ये मुद्दा उठाया, ये सवाल उठाया कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं अमेरिका की अनुमति की? हरदीप पुरी जी को हमने कल यहां से आह्वान किया कि आप बता दीजिए, जब रशिया तैयार है तेल देने को, हम तेल लगातार रशिया से लेते आए हैं, हमें वो सूट भी करता है, कीमतें भी हमें सूट करती हैं, हमारा रिश्ता भी है, तो अब आप किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? उसका जवाब आज आया। कल जब हमारी प्रेस वार्ता हुई तो जो 28 फरवरी से सरकार चुप थी, सो रही थी, अचानक अपनी कटती हुई नाक देखते हुए अचानक जागी। और हमारे साथी हैं एएनआई वाले, उनके ट्वीट हमने देखे, सोर्स बेस्ड। सोर्सेस कह रहे हैं कि भारत की जो एनर्जी नीड्स हैं वो सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं। सोर्सेस कह रहे हैं, वो सोर्सेस कौन है हमें नहीं मालूम। वही स्टेटमेंट आगे बोलता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से हम तेल खरीद सकते हैं, सोर्सेस। फिर कहता है वही स्टेटमेंट कि यूएई और यूएस से भी बातचीत चल रही है, सोर्सेस। फिर उसी सोर्स ने अगला स्टेटमेंट दिया कि हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए और ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से भी बातचीत कर रहे हैं, तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट कि हमारे पास कहीं डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को हमने सुरक्षित कर दिया। इस पूरे स्टेटमेंट में जो सोर्सेज का था, रशिया का नाम नहीं था। क्यों नहीं था? सोचिए। क्योंकि जब यह स्टेटमेंट हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बनाया जा रहा था, तब अमेरिका में रात थी, अमेरिका सो रहा था। उनके जागे बगैर, उनसे अनुमति लिए बगैर रशिया शब्द हम कैसे लिख सकते थे? अमेरिका जागा, हम और आप सो रहे थे, हरदीप पुरी जाग रहे थे। हरदीप पुरी आज से नहीं रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं। हरदीप पुरी 2014 से दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। वो अमेरिका के टाइम जोन में अपने आप को हमेशा महसूस करते हैं। वो एप्स्टीन के आइलैंड में हो, कहां हो हमें नहीं मालूम, लेकिन जब भी जहां भी होते हैं वो दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। ये साबित हो गया क्योंकि आज सुबह जो कल हमने चुनौती हरदीप पुरी को दी थी कि जवाब दीजिए रशिया से आप तेल लेंगे या नहीं लेंगे, जवाब हरदीप पुरी से नहीं आया, क्योंकि उनके आका ने जवाब दे दिया। उनके आका ने आज हमें लाइसेंस दे दिया। ये लाइसेंस देने का जो अधिकार है भारत में, वो किसको है? डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, वो था कल तक। वो अधिकार अब वॉशिंगटन डीसी को चला गया। दे आर गिविंग अस अ लाइसेंस फॉर 30 days. इट्स नॉट जस्ट अ लाइसेंस, इट्स अ वेवर।
वेवर कहां दिया जाता है? वेवर वहां दिया जाता है जहां रेस्ट्रिक्शन डाली जाती है। और अभी ट्रेड डील पे हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन ट्रेड डील लागू हो गई। राहुल गांधी जी ने चुनौती दी प्रधानमंत्री को और कहा कि अभी वक्त है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेड डील के खिलाफ या टैरिफ्स के खिलाफ एक ऑर्डर पारित किया है, अब आप ट्रेड डील पे हस्ताक्षर मत कीजिए और पलट जाइए, छोड़ दीजिए इस ट्रेड डील को। नहीं, ट्रेड डील से पीछे हटने की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। बिना हस्ताक्षर किए हुए ट्रेड डील की शर्तें हम पर लागू हो गई, रेस्ट्रिक्शंस हम पर लागू हो गए, वेवर की भीख हम मांगते हैं, हमें वेवर की भीख मिल जाती है। 30 दिन के वेवर की भीख मिल जाती है। अंग्रेजी में इसको क्या क्या कह सकते हैं? क्लाइंट स्टेट, वैसल स्टेट, पपेट स्टेट, बनाना रिपब्लिक, a tin pot state. You choose. The way we are behaving is one of these. इसके अलावा और कुछ नहीं हमारी औकात। ये हमारी औकात कर दी नरेंद्र मोदी जी ने, हरदीप पुरी जी ने। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जरा वीडियो 1 प्ले कीजिए। ये मैं आपको जो वीडियो चला रहा हूं, मार्को रूबियो का वीडियो है। 14 फरवरी 2026 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, यहां जयशंकर जी बैठे थे। Before the end of the Second World War, the West had been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out across the globe. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. The great Western empires had entered into terminal decline, accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings that would transform the world and drape the red hammer and sickle across vast swaths of the map in the years to come. Against that backdrop, then as now, many came to believe that the West's age of dominance had come to an end. We in America have no interest in being polite and orderly caretakers of the West's managed decline. Armies fight for a way of life. And that is what we are defending. A great civilization that has every reason to be proud of its history. And this is what President Trump and the United States want to do again now, together with you. ये आपने सुना। मार्को रूबियो 14 फरवरी 2026 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि 50 साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक से वेस्ट जो है मिशनरीज के माध्यम से, पिलग्रिम्स के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से, एक्सप्लोरर्स के माध्यम से नए नए इलाके खोजता था और बड़े बड़े एम्पायर्स पूरे ग्लोब में उन्होंने बनाए। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक का इतिहास वो अपना वेस्ट का बता रहे हैं कि इन सब के माध्यम से वेस्ट ने अपना डोमिनेंस, अपना क्षेत्र, प्रभाव का क्षेत्र, अपनी सत्ता इस तरह से बढ़ाई। लेकिन 1945 कोलंबस के बाद पहली बार वेस्ट सिकुड़ रहा। 1945 से यूरोप बर्बाद हो चुका था वर्ल्ड वॉर 2 में। लेकिन ये कहते हैं कि वो सपना हमने छोड़ा नहीं है। जयशंकर सुन रहे हैं, जयशंकर ने कोई एक शब्द नहीं बोला इसके खिलाफ। उपनिवेशवाद का सपना जीवित है और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हम उस सपने को पूरा करने जा रहे हैं। ये मार्को रूबियो ने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन 2026 जयशंकर जी की उपस्थिति में ये बोला, जो मैंने आपको अभी सुनाया। ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं। ये मैंने आपको ये पहला वीडियो इसलिए सुनाया कि एक सिलसिला है, उस सिलसिले में एक कड़ी और जुड़ी है। एआई का यहां एक 18 फरवरी को समिट हुआ दिल्ली में, बड़ी चर्चा हुई, उसकी गलत वजह से चर्चाएं हुई, गलगोटिया जी की वजह से ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन छोड़िए। सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर श्रीराम कृष्णन ने कहा, मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं, वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द वर्ल्ड यूजेस द अमेरिकन एआई स्टैक. We also want the world to use our AI model. We want all our allies, including India, to leverage
आवर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, कि डेटा आपका होगा, भारत का होगा, बाजार भारत का होगा, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का होगा। तो आपकी जो डेटा की गुलामी वो यहां, उससे पहले मार्को रूबियो ने आपको पूरी अपनी गुलामी की बता दी कि साहब ये फ्रेमवर्क है, ये ब्लूप्रिंट है आपकी गुलामी की। क्योंकि उपनिवेशवाद जिसके खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दशकों की लड़ाई लड़ी और भारत ने इस लड़ाई का नेतृत्व पूरे विश्व में किया, उस उपनिवेशवाद को ट्रंप आगे लेकर जाएंगे, ये जयशंकर चुपचाप सुनकर आ गए। फिर मैंने आपको अभी श्रीराम कृष्णन सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर का भाषण का बताया। जरा दूसरा वीडियो चलाइए, ये रायसीना डायलॉग 2026, रोकना अभी मत, जब बोलूं तब चलाइए। रायसीना डायलॉग यानी कि कल 5 मार्च 2026 को यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो, चलाइए साहब। Excited about the trade deal Volume. that is almost at the finish line now, and think that can be the basis for really unlocking almost limitless potential. And so we are very much excited on focusing with India on these economic and commercial opportunities. And so, but again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, we're going to let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do is fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its. अब ये बड़ा ध्यान से सुनिए, ये कहते हैं यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो, कल रायसीना डायलॉग, जिसको हमारे जयशंकर जी बहुत महत्व देते हैं, सरकार भी महत्व देती है, कल प्रधानमंत्री खुद यहां थे। जिस दिन जिस प्लेटफॉर्म पे नरेंद्र मोदी खुद गए हों, उस प्लेटफॉर्म पे क्या बोला गया मैं अब आपको बताता हूं फिर से। वी आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रेड डील दैट इज ऑलमोस्ट एट द फिनिश लाइन नाउ, and I think that can be the basis for really unlocking almost limitless potential. We are very excited about focusing on India and these economic and commercial opportunities. यहां तक तो ठीक है साहब, बट घर में घुस के मारने का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जिन्होंने हमारे घर में घुस के कल हमें मारा। बट इंडिया शुड अंडरस्टैंड that we are not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago, in terms of saying we are going to let you be able to develop all these markets, and then the next thing we know you are beating us in a lot of commercial things. कि भारत को यह समझ लेना चाहिए कि जो गलतियां अमेरिका ने यानी कि हमने, इन्होंने चीन के साथ की थी 20 साल पहले, वो हमारे साथ नहीं करेंगे। यानी कि चीन के साथ क्या गलतियां की थी कि उनको आगे बढ़ने दिया, उनकी टेक्नोलॉजी को, फिर और उनके मार्केट को, फिर चीन ने अपना ही एक तरह से खुद अपना फायदा कर लिया, अपने मार्केट्स के माध्यम से, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने चीप लेबर के माध्यम से। हम ये गलती भारत में नहीं दोहराएंगे। अगली लाइन और खतरनाक है। अगली लाइन है, वी आर गोइंग टू मेक श्योर that whatever we do is fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people. हम जो भी करेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे लोग यानी कि अमेरिका के लोग, उनके लिए सब कुछ न्याय संगत हो, क्योंकि हमारी जवाबदेही हमारे लोगों के साथ। ये हमारे घर में घुस के उस मंच से यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने कल बोला, दिल्ली में, यहां रायसीना डायलॉग्स में, यहां से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर से भी कम। इसी मंच पे कल प्रधानमंत्री भी थे। ये हो रहा है साहब, ये कड़ी मैं आपको बता रहा हूं। कल हमने आपको कहा था घर में घुस के मारूंगा, आज आपको बताया, ये दूसरा उदाहरण दिया। एक तो कल दिया था आपको कि श्रीलंका और इंडियन ओशन में क्या हुआ, हमारे एकदम बाहर आंगन में क्या हुआ, कल हमने आपको वो बताया। अब
जयशंकर जी कहते हैं, नो कंट्री टुडे हैज हेजेमनी ओवर सो मेनी डोमेन्स दैट इट इज एन ओवरऑल हेजेमन। ये शब्दों से खेलते रहते हैं कि साहब अब किसी देश के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सब देशों पर राज कर सके। लेकिन साहब आप तो सब कुछ न्यौछावर कर रहे हो, आप तो बिछ गए हो, आप ही ताकतवर बना रहे हो अमेरिका को। उन्होंने कहा कि हम आपको वेवर दे रहे हैं, हमने हाथ जोड़ के वेवर ले लिया, यस सर, थैंक यू सर। फिर आप कैसे कहते हो नो कंट्री कैन बी ए हेजेमन? आपके हेजेमन तो हैं, आप पर तो दादागिरी आपने चलने दे रहे हो। अब वो बहू को घर जाना होता है मायके, तो ससुराल से अनुमति लेती है ना कि मैं चली जाऊं, बोले हाँ चले जाओ। ये हमने कल किया, हमने अनुमति ली। क्या हम तेल ले लें रशिया से? हमें मिल गई अनुमति। और इससे पहले कि मैं एक अंतिम वीडियो चलाऊं, मैं मोदी जी का एक वीडियो चलाना चाहता हूं। उनके बगैर ये कहानी अधूरी रहती है। ऊंचा करना पड़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चले? मैं एक थे नरेंद्र मोदी, आज माफ कीजिएगा एप्स्टीन के गैंग्स के हाथों में खेल रहे हैं। आज बोल के दिखा दें, आज आंखें ऊपर नहीं उठती। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, ये हालत हो गई। इतनी गुलामी, इतना डर, इतने सहमे हुए, आज बोल के दिखा दें। लफाजी करना बहुत आसान था तब जब हमारे खिलाफ बोलते थे, लेकिन हमने भारत का सर कभी नहीं झुकने दिया। हम दावे के साथ कह सकते हैं। बार बार इंदिरा जी का उदाहरण तो अब लोग बोलते हैं 1971 का, और यहां भीख मिल रही है हमें 30 दिन की और हम ले रहे हैं। अरे क्यों? जूते के नोक पे रखना चाहिए साहब। हमें नहीं चाहिए आपका वेवर, हम लेंगे जहां से हमें लेना होगा। कोई साइन नहीं हुई है ट्रेड डील अभी। किस बात का डर है? एप्स्टीन का डर है। हमारे हरदीप पुरी तो अभी ऑफिस की फाइलें भी उठाते हैं तो उन्हें अपने मन में एप्स्टीन की फाइल्स याद आती हैं और फिर वहीं फाइलें रख देते हैं। जो अमेरिका कहता है वो करते हैं। क्या ऐसी सरकार, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा कैबिनेट भारत के साथ न्याय कर सकता है? यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। कैन दे डू जस्टिस? अ कैबिनेट विच इज कॉम्प्रोमाइज्ड, अ प्राइम मिनिस्टर हु इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कैन दे डू जस्टिस with you and me, with India, with Indians? राहुल जी का एक बहुत ऐतिहासिक वीडियो हो गया है, आज ही चलाइए। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes, yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. ये पिछले सत्र में राहुल जी ने कहा। अभी वो सत्र की कंटिन्यूएशन शुरू होने वाली 9 तारीख को उनकी बात फिर एक बार सही साबित हुई। माफ कीजिएगा, जो दिन में सोता हो और रात को जागता हो उसको तो हम उल्लू कहते हैं ना। एप्स्टीन के उल्लू हमारी सरकार में बैठे हैं। ये भारत विरोधी लोग हैं। ये भारत के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं। इनसे सवाल पूछिए, इनको बच के मत जाने दीजिए। आपके सवाल। हाँ जी। पवन जी, ये छूट आपको लगता नहीं कि एक आदेश ऐसा है कि भारत विदेश नीति अब अमेरिका तय कर रहा है? दूसरा, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है कि यह अनुमति नहीं, वैश्विक बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए तकनीकी छूट है। छूट किससे ले जाती है? जिससे आपने कोई हस्ताक्षर कर लिए हो, आपने कुछ एग्रीमेंट्स की हो। कौन सी एग्रीमेंट की है जिसमें हमें उनसे छूट चाहिए? पहले इसका जवाब दिलवाइए। जब ट्रेड डील साइन ही नहीं हुई है तो छूट किस बात की? छूट तब होती है जब कोई रेस्ट्रिक्शन होती है, जब कोई बंधन होते हैं। बंधन कब होते हैं? जब कोई एग्रीमेंट होती है, हस्ताक्षर हो चुके होते हैं। एग्रीमेंट तभी होती है ना जब हस्ताक्षर होते हैं। छूट तब मिलती है जब बंधन होते हैं। बंधन तब होते हैं
जब अग्रीमेंट होती है, अग्रीमेंट तब होती है जब हस्ताक्षर होते हैं। कौन से हस्ताक्षर हुए हैं ट्रेड डील पर? क्यों बंधे हुए हो आप उस तथाकथित ट्रेड डील से जिस पे हस्ताक्षर नहीं हुए? क्यों छूट चाहिए आपको? क्यों आपने बंधन स्वीकार किए? पूछिए ना बीजेपी वालों से। ये कौन से बंधन है? ये ट्रेड डील के बंधन तो नहीं है क्योंकि साइन नहीं हुए, ये एप्स्टीन के बंधन है जी। Regarding the Iranian ship incident in the Indian Ocean region, how do you see how did the Sri Lankan government react to that? Do you see it as a welcoming step? Well, despite the fact that the Sri Lankan Navy is definitely not superior to the Indian Navy. Indian Navy is definitely far more superior than the Navy of our neighbors, including that of Sri Lanka. Yet, Sri Lanka acted promptly is what the news reports say. Yet, India failed to protect its guest, unarmed guest, in the waters of Indian Ocean, barely a few kilometers away. We can actually say in our strategic courtyard, front yard, backyard, whatever you wish to say. We are looked upon by our neighbors and also by the world at large to possess the technical ability to monitor what's going on in the Indian Ocean. Weren't we aware of the presence of a nuclear submarine in our neighborhood? Our guest, our unarmed guest, got destroyed by America. We kept quiet. That's the history. That's how history will be written. I don't want to compare two countries. We belong to India. We have to talk about India. We must talk about India. But our government has not acted in the way India would have acted, in the way any other government would have acted. And it's a shame for all of us. पवन सर, इस तरफ से सर, कल विक्रम मिस्री जो भारत के विदेश सचिव हैं वो गए ईरानियन एम्बेसी और वहां पर उन्होंने कॉन्डोलेंसेस बुक में साइन किया ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के लिए। फॉरेन मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी का भी अभी तक उस पर जवाब नहीं आया था, उन्होंने कंडोल नहीं किया था डेथ उनकी। और इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि एस जयशंकर हर बार किसी भी राष्ट्र के जब हेड की डेथ होती है तो वो जाकर साइन करते हैं कंडोलेंस बुक। तो इस बार ये चेंज आखिर क्यों है? कुछ महीनों पहले जब ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी तब एस जयशंकर खुद गए थे और होता भी यही है। खास तौर पे तब जब हमारे रिश्ते बहुत ऐतिहासिक हों, बहुत सामरिक हों, आर्थिक रूप से भी हों, सांस्कृतिक रिश्ते भी हों, बहुत गहरे रिश्ते हों, उन रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हों। कल ऐसा नहीं हुआ। कल भी एक कब हुआ जब हम लोगों ने, विपक्ष ने एक पूरा प्रेशर बनाया, हमने लगातार सवाल उठाए सरकार पर। आप एक शोक का एक शब्द नहीं बोल पा रहे, क्यों? प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया। एस जयशंकर चुप है। एक अफसर को जरूर भेजा इन्होंने हमारी प्रेस वार्ता के कुछ घंटों बाद, लेकिन पूरा विश्व ये देख रहा है कि भारत कैसे लड़खड़ा रहा है, भारत की विदेश नीति कैसे लड़खड़ा रही है। माइक देना। सर, जैसा कि प्रेजेंट सिनेरियो में दिख रहा है, वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कर ही लिया है, ईरान जंग हार रहा है, और अगर आने वाले समय में ईरान जंग हार जाता है और उसके ऊपर भी अमेरिका कब्जा हो जाता है, तो भारत का जो चाबहार पोर्ट है उसका क्या होगा? और जो अभी 30 दिन के लिए पेट्रोल रशिया से लेने की इजाजत, जैसा आप बता रहे हैं, मिली है, तो अगर वो इजाजत आगे नहीं मिलती तब तो पेट्रोल पर भी, कच्चे तेल पर भी अमेरिका का एक छत्र राज होगा और हमें यकीनन महंगे दामों पर ये तेल मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था जो है हमारी जिस गति में अभी चल रही है, क्या आगे उस पर कैसा असर पड़ेगा? जो आप सवाल पूछ रहे हैं बहुत सही वाजिब सवाल है। कल हमने पूरी आंकड़ों के साथ ये चर्चा की थी कि जिस दिशा में ये जंग जा रहा है और जिस दिशा में भारत की विदेश नीति जा रही है, हमारे हर घर में गैस सिलेंडर से लेकर हमारी गाड़ियों के तेल तक और उसके बाद खाद्य सामग्री तक
पे बहुत भारी चोट होने वाली है। LNG, LPG के बारे में हमने कल आंकड़े दिए, किसानों के बारे में हमने आंकड़े दिए कि फर्टिलाइजर और यूरिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमराने वाली है। ना केवल देश की अर्थव्यवस्था, हर घर की, हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पे एक बहुत बड़े काले संकट के बादल छा गए हैं और उसमें गलती हमारी बहुत बड़ी रही है। जिम्मेदारी सीधी सीधी सरकार की है। सर, जो ये पूरा सिनेरियो हुआ है, आप लोग लगातार विदेश नीति पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं और सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। अगले हफ्ते से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले भी आप लोगों ने सरकार को घेरा था, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगामी संसद के सत्र में उठाएगी और मांग करेगी? हमारा ये कर्तव्य है, हमें उठाना है, हम उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। ये ऐसा मुद्दा है जो मैंने आपको अभी इनके जवाब में कहा कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। देश की आर्थिक स्थिति पर, ना केवल आर्थिक स्थिति, सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक स्थिति, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन जो हमारे पुराने रिश्ते और सैकड़ों हजारों साल के रिश्ते इस देश के, एक इस सभ्यता के दूसरी सभ्यता के साथ, ईरान के साथ, उसको एक व्यक्ति की गुलामी ने, एक व्यक्ति के डर ने यह हालत कर दी हमारी कि हमें एक शब्द निंदा का नहीं निकल रहा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, कि हमारे मुंह से एक शब्द शोक का नहीं निकलता ईरान के जो धार्मिक गुरु भी हैं, राष्ट्राध्यक्ष भी रहे हैं, आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या के खिलाफ, और सीधे सीधे हत्या थी, सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हुई, सीधे सीधे गैर कानूनी युद्ध चल रहा है, हम एक शब्द नहीं बोल पा रहे। भारत ने अपनी स्टैंडिंग, अपनी छवि, अपना पद, अपना स्थान जो विश्व में है था, वो बहुत बुरी तरह से गिरा दिया। लगातार अभी तेल से पहले भी लगातार देख रहे हैं कि जो अमेरिका से ऑर्डर होता है, पहले अमेरिका बोल देता है, उसके बाद यहाँ फॉलो होता है। आर्थिक लॉस नो डाउट बड़ा लॉस है, लेकिन आर्थिक लॉस से भी ज्यादा लॉस होता है व्यक्ति की सेल्फ रेस्पेक्ट और भारत की रेस्पेक्ट। क्या जिस तरह से अमेरिका निर्णय लगातार दे रहा है, क्या भारत के हर एक व्यक्ति का स्वाभिमान नहीं गिरेगा इस बात से? जो मुझे एक बात बताइए, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से आया कि ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हो गया है, शाम को आया, हमारी सरकार का रिएक्शन जो होना चाहिए था, अगर वो हो जाता तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। 100 बार, आज खरगे साहब ने भी ट्वीट किया है, आपने देखा होगा, 100 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, एक बार नरेंद्र मोदी जी ने पलट के जवाब नहीं दिया कि नहीं साहब, सीज फायर ने हमने अपनी शर्तों पे, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता से किया। नहीं बोले, एक बार बोल देते पलटकर। ब्राजील जैसे देश भी हैं, फ्रांस और स्पेन का मैंने कल आपको उदाहरण दिया। हम क्यों इतने बिछते जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं, क्यों? कारण क्या है? कारण एप्स्टीन है, कारण गौतम अदानी की केस है, क्या है? लेकिन अब तो इस देश का बच्चा बच्चा ये सवाल पूछ रहा है, साहब क्यों डर रहे हो? आपने वो वीडियो देखा नरेंद्र मोदी का, कैसे गरज करके बोलते थे, अब क्या हुआ? नहीं, स्वतंत्र नागरिक होने के नाते ये वाकई में पूरे देश के लिए, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं बनता, शर्मिंदगी का विषय है। और लेकिन ये शर्मिंदगी कब तक भारत सहन करता रहेगा? जिस हिसाब से उसका अमेरिकन, दो चीजें हैं, या तो डर खत्म हो जाए, दो तीन चीजें हैं, क्योंकि वो बड़ा अच्छा नहीं लगता किसी भी स्वाभिमान के नाते जो है। एक अमेरिका, उसका मैं बोल भी नहीं सकता इस वीडियो में, अमेरिका की मीडिया का एक चर्चा है कि दोनों टांगे खोल दी, कितना मतलब बर्ड है। दूसरा, वो अमेरिका का जो व्यक्ति वो कह रहा है उपनिवेशवाद के लिए खोल रहा है, जिसके लिए हमने शतकों तक, सैकड़ों साल से लड़ाई लड़ते चले जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया की बार उसके पीछे है। अभी ट्रम्प जो अनाउंस कर रहा है वो कर रहा है, तो मतलब कब तक भारत का हर व्यक्ति अपने स्वाभिमान? तब तक हो सकता है जब तक इनका डर खत्म हो जाए। डर खत्म हो नहीं सकता। एप्स्टीन, गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के हाथों में जो खेल रहा है, उसका डर कैसे खत्म होगा? जिस चल रहे हैं, हो सकता है पार्टी हो जाए, देखते क्या होता है। बस लास्ट है, उसके बाद में कुछ कई सारे राज्यपालों को की नियुक्ति भी हुई और कई सारे लोगों की छुट्टी भी हुई। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हटा दिए गए बिना किसी रीजन के, और पता भी नहीं चला लोग कब चले गए। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस, अब तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनको बंगाल में भेज दिया गया। क्या मंशा लगता है कि ऐसे ऑल ऑफ अ सडन कई ऑपरेशन धनखड़ पार्ट 2 कल हुआ,
ऑपरेशन धनखड़ पार्ट 1 भी होता रहता है। ये इनका यही मोडस ऑपरेंडा है, उपयोगिता खत्म हो जाए, निकाल बाहर फेंको। अब राजभवन का जो सम्मान हुआ करता था, वो सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी समाप्त कर चुके हैं। हो गया? थैंक यू। Ladies and gentlemen, boys and girls, esteemed dignitaries and respected faculty members. Before we begin our dialogue and kickstarts today's event, it is only fitting to share a glimpse of the ground that we stand upon today. Founded in 1995, Marian College Kuttakanam Autonomous has never been just another institution. It has been a trailblazer. So you might find it interesting that Marian holds the distinction of being one of the youngest colleges in India to be accredited by the National Assessment and Accreditation Council, also known as NAC, back in 2003, achieving this milestone within just 8 years of its inception. But we didn't stop there. Today, Marian proudly stands accredited with the prestigious NAC 8++ grade with a remarkable CGPA of 3.71, a reflection of 3 decades of academic excellence, innovation, social commitment, and institutional excellence. And nestled perfectly within the breathtaking heights of Western Ghats, it is also a green campus committed to environmental sustainability. Marian continues to grow in every sense. This institution reflects what modern education should be: excellence in learning, responsibility towards society, and harmony with nature. And on this very stage, in an institution built on excellence and purpose, we have the privilege of hosting our distinguished guest today. Please join me in welcoming Leader of the Opposition in Lok Sabha, Member of Parliament, and a prominent voice for India's youth and democratic values, Honorable Rahul Gandhi, to our campus. Ladies and gentlemen, a very warm good afternoon to you all. I'm David Storm, your anchor for today's program, and it is my honor to guide you all through this historical event. Let's begin today's session with a soulful prayer song performed by Christina Bosco, Delna Binoy, and Paul George of Marian Music Band. Thank you, Marian Music Band, for that truly serene start to our program. A beautiful invocation to set the tone for today. And now, we celebrate the spirit and energy of our college. For that, I invite the talented members of Marian Dance Club for the welcome dance.
are going to be replaced by AI. What we will do with AI and what we will do with the social revolution in this country, we would start by telling our young men and women that they have to be at the forefront of this revolution. Number two, we would ensure that the absolute best experts on these technologies would talk to our students, would talk to our youngsters and guide them on what these future technologies are going to do. We would make them partners in this revolution. Good morning, Technopark. We all are so privileged to have our leader of opposition, Sri Rahul Gandhi, in Technopark. So before going to the official program, I request you to play 1 minute video of Technopark. It's not about building a career. It's about forging connections and maintaining a balance that fuels both personal and professional growth. The presence of a well-equipped gym, inviting cafeteria, and various recreational games within Technopark significantly contributes to employee well-being. These provides a much-needed break, promoting relaxation, stress relief, and overall productivity among Technopark's workforce. Beyond the code and algorithms, Technopark is also celebrated for its commitment to environmental sustainability. With lush green surroundings and eco-friendly initiatives, it creates a refreshing and invigorating atmosphere, forming a balanced equation for innovation between technology and ecology. Technopark never sleeps. From the first light of the dawn to the gentle glow of the moon, Technopark stands vigilant. Future perfect in every sense. This is Technopark. Thank you. So now I invite our Honorable Member of Parliament from Trivandrum, Dr. Shashi Tharoor, to do the welcome address. Thank you, Ranjit. Friends, I really am delighted to have the honor of introducing a very special guest to you all today. He doesn't need an introduction, of course, but he occupies a vantage point, a unique vantage point at the intersection of the world's largest democracy and our rapidly evolving digital landscape. In an era where algorithms shape discourse and data defines power, he has consistently advocated for a human-centric approach to technology. Whether discussing the democratization of information or the disruptive potential of AI on the global workforce, he challenges us to think about who technology serves. He isn't here today to talk about politics in the traditional sense, but to discuss the operating system of India, how we build inclusive systems, how we ensure data sovereignty, how we bridge the gap between the Silicon Valleys of the world and the rural grassroots to which ultimately we all have to be committed. If you review what Rahul Gandhi has been saying about technology, and you've heard some of it already while waiting for him to arrive, you'll find he emphasizes these specific angles that others don't talk about. Democratic decentralization, his focus on using technology to empower the edges of the network, the local communities, rather than just the center. Data sovereignty, his stance on data as a public good. You heard him speak in Parliament, the ethical implications of AI and surveillance, the question who controls our data. And I would finally say what I would call not the tech stack, which you all know about, but the human stack. Moving beyond code to discuss the social infrastructure required to support 1 billion people in a digital economy. The need for reskilling and more. And that's what Tony Thomas is going to get out of him this morning. In other words, you have someone here who has thought through
the issues that you all work with every day. Please join me in giving a warm welcome to Rahul Gandhi in conversation with Tony Thomas. Requesting Rahul ji to join the stage. Over to you, Tony. Good morning, everybody. Good morning, Rahul ji. Morning. Welcome to Trivandrum. Thank you. This is a city where the ideas are very ambitious, the engineers are very talented, and every person you meet here will have an opinion about how to fix the world. It's a privilege to host Rahul Gandhi, the leader of the opposition in Lok Sabha, for this conversation on Kerala's IT and globally evolving technology stack. We are meeting today at Technopark. It's a symbol of our push into the future. Now, if you think about Technopark, this is one of the earliest technoparks in the country, inspired by the vision of late Rajiv Gandhi when he was pushing for telecom and technology evolution in India. Also, today, we are sandwiched between two interesting days. Yesterday was the Employee Appreciation Day, and tomorrow will be the Women's Day, so a shout out to all women and, of course, employees in the room. And, of course, you know that today we are also culminating the Yatra by the opposition leader of Kerala. Rahul ji himself did the Bharat Jodo Yatra, where he did 4,000 kilometers across India over 146 days across 14 states. One thing that, of course, Shashi Tharoor spoke about it, journeys like that is what makes each discover one another. So today we want it to be a conversation. We just don't want it to be a question from us and answer from you. We also want you to ask us questions and then make us go through that. But before I do that, may I introduce G. Vijayaraghavan. He is the founding CEO of Technopark. So would you like to give a couple of words to us, please? Good afternoon, and you hear me? Good afternoon, and thank you, Tony, for that opportunity. Just to say that I used to work with Keltron long ago, when the cameras were being set up at the Racecourse Road, and that's when I used to work with Keltron in the late 80s, and that's when the first cameras were being set up at Racecourse Road, and I had the opportunity to meet with your father at that time. Also, the CCTV ones. Pardon? The CCTV ones. The CCTV ones. Were all installed by Keltron. And then the first major computerization programs of which I was a part of. And then I had the opportunity to become one of the first employees in CDAC, where again we met and had the discussion with Mr. Pitroda and worked very closely with Mr. Pitroda, Dr. Bhatkar and others. In a way, Technopark, if you look at the articles of association of Technopark, it is probably the same as of CDAC time. And the objective was to create a new culture. And probably this is the first technology park, probably the first technology park to set up for economic development and jobs. Most of the other research in the focus. This is what made it different. And when you walk into this building, you see, and I jokingly see on the left, which is Mr. Nana Foundation Throne, and right you have Mr. Narasimha and Mr. Karnag, who came for the inauguration. So it continued to typicals. Today, probably the single largest space for investments. We'll let per square of investment and foreign employment is still there. Probably still free. Unfortunately, we have most of it done by government. They really love done by the private. It's a big change there. So I have other questions, but only political questions. So I'm not asking political questions. You're probably sit down one of them and they can do you if I can later on. Thank you. And Rahulji, I just wanted to ask you, if you were not a politician, if you were not in politics, would you have worked for a company, so have been a tech company, or would you have started your own as well? Well, you know, one I'm best known by is a politician. I actually do many other things. So I find these definitions, oh, you're a politician, you're a technocrat, you're a techie, you're an engineer. I think these are very constricting definitions. But
the answer to that, if I wasn't in working for a political organization, I would probably be doing some sort of entrepreneurship, probably in the aerospace world. I'm a pilot, so, and my father was a pilot, my uncle was a pilot, so we have that little strain. Very interesting. Yeah. Yeah. We also have a space park now being built in Kerala, so hopefully we'll have some innovations coming there. We have a couple of questions that we have from the audience as well. So we have Vinod Subramaniam here. Actually, I think about it slightly differently. I think that you should be curious about everything, right? And actually, you should have an open mind towards pretty much everything. And that's when you can start to connect the dots, you know. Very interesting. And one of the things that when I speak to youth in the AI world, I say that there are only two characteristics that truly matter now. One is curiosity, and second is empathy, because machines cannot think like us. So if the empathy is what makes us different than from the machines. So if you are curious and if you're empathetic, then the rest of the things not really and I would add one more. Please. Which is persistence. Indeed. Thank you. If you can keep going, you know, and keep being positive, then that's also very powerful. Absolutely, indeed. So maybe can I ask Vinod one question, please? Yeah, Vinod here. Good morning, Rahulji. My name is Vinod Subramanian. I have about 20 plus years of IT experience, been working for multiple MNCs. My question is, as you rightly said in some of those videos, a lot of transformation is happening through AI for multiple industries. How would the skill set need to evolve, like especially to a place like Kerala or anywhere in India for that matter? What is the change that you see need to be done from a professional community? As you might also see, this is also causing a lot of layoffs and other impacts as well. So how do we really absorb that, and how do we move forward from there? You know, we were sitting in the other room and we started talking, and we immediately agreed on one thing. And it's something that I fundamentally believe in, which is that jobs do not disappear. Jobs are relocated. So people think, oh, a robot that cleans a room has taken away the job of somebody who was previously cleaning the room. Yes, in the room. But if you go to the factory where the robot is being made, that robot has created a lot of jobs. That value chain has created a lot of jobs in the place where that robot was made. So the question is not so much about jobs being lost or jobs disappearing. The question is, there is a contest for jobs on the planet. How good are you at capturing them, right? And that's really the question. So that requires a particular mindset. It requires a particular level of openness, connectivity. It requires an industrial structure. So in my mind, there are essentially two parts of the economic system. One is a consumption side, and the other is a product side. So this came out of the production side. And Uber is helping the consumption side, right? So in my mind, the real jobs come from the production side. The large numbers of jobs come from the production side. You can get excellent jobs in the IT space, but you cannot get jobs for everyone in India in the IT space. It's not going to happen. Because the IT space simply does not have the knock-on effects that a car manufacturer does, or a phone manufacturer does, or a ship manufacturer does, right? So industrial production is something, in my mind, where the real jobs sit. And the disappointing thing is that we've allowed China to just capture that. And so we play the United States,
India, pretty much all other countries, we play in the consumption space. If you look at our big companies, you know, you worked in the automobile sector, but if you look at our big companies, our startups, they're all consumption, mostly consumption, right? They're on the consumption side. We don't have big startups on the production side. So that's really, to me, the interesting space. And the real question is, China's built a superb industrial system, unmatched in the world. But we don't like their coercive system. We don't like the fact that they're not democratic. So to me, the big opportunity for India is, can we build an industrial system, a production system, but maintain our democratic values? That to me would be a huge service to the people of India and be a huge service to the rest of the world. Thank you. And you would find that even in Technopark here, most of the startups are not on the production side, it's actually on the service side. Yeah. So that I think is a problem that systemically I think we need There's to another thing, that the amount of innovation that comes out of the production side is order of magnitude more than comes out of the consumption side. Because production is actually a much more complicated activity. To put a car together is a very, very complex activity. Takes large numbers of people, organization, conflict, all that is inside a factory. That's not there in a software park. But then we also say that in the future, every job can be a software job, because programming now really doesn't require a lot of technical skills, right? Because with AI coming in, with conversational technologies, a lot of things can be done directly by even individuals who are not experts in technology. There I disagree. I disagree, but maybe I'm wrong. I think there's still, look, there's a social element to this. If you do not give your people jobs, you will have massive conflict in society. You can't, one of the reasons you want to give people employment is because you want to make sure that there's a harmonious society. Because if you do not give people employment, that causes intense pain to them. Very true. And before we continue, is there any big message that you would like to share with us, or would we continue and then? No, you continue and then I'll put my message in my answers. Great. So now that we spoke about AI, of course we also know that you worked at some point in UK. So one of the things that we wanted to understand is from a work culture, because we also hear about work-life balance. We had an issue about a young lady having suicided because of the work pressure, etc. How do we balance life and work? Because I've worked in the West, I've worked in Japan, which is on the other extreme, for example, where it's very difficult for especially the youth to balance work and life. So are there any lessons that you could give us, insights that you could provide us, or maybe the do's and don'ts? And and even more, your job today, what you do today takes a lot of time and effort from you, right? How do you balance it without getting burned out as well? Well, the first thing is the frame you use, right? So I can come here and I can say to myself, now I'm going to the tech park and I'm going to be working. Or I can come here and say, okay, I'm going to the tech park, there's a bunch of guys there, I'm going to have fun with them. So you can change by thinking about what you're doing. You can completely change the nature of what you're doing. I actually, most of the time, I don't consider my work. Most of the time my work is curiosity. I'm like, oh, how does that work? Even if I'm in a situation where it's quite mundane and quite boring, I'll always try and be like, okay, what is that person doing? Why is he doing it like that? So that
allows me to transform the way I think about things. I make sure that regardless of what happens, that before I go to sleep, I read a little bit, and even if it's 10 o'clock at night, 11 o'clock at night, midnight, I do some exercise. That I just, 90% of the time I will do that. Very good. Thank you. I think, yeah, exercise is something that a lot of us probably lack. So No, and people think that, oh, time is, you know, I don't have time for exercise, or I don't have time for myself. Actually, it makes you very unproductive when you do that. So you're thinking that, oh, you know, I'm going to save 1 hour by going to exercise. Actually, no. Actually, you're losing a lot of time by not doing exercise, because you're inefficient, you're stressed, you're disturbed, right? And it's a culture. I remember when I was a child, I used to go to my grandmother's room, and every single day of her life, in the morning, I'd see her doing exercise. She had a yellow colored mat, and she would be doing exercise, you know, for 1 hour. So I asked her, I said, you know, Dadi, like every day you start like that? She's like, yeah, my father told me that. You know, my father told me that in your life you should spend 1 hour minimum of physical exercise. I think that's a very good rule. thank you. Do you play any team sport? Yesterday you said that you play FIFA on video. I used to play football. I loved football. I used to play cricket in school and hockey in school, but I loved football. And then I used to box in college. I used to do triathlons, running, swimming, cycling, and then now I do martial arts. I've always done martial arts. Yeah, now pickleball and paddle is becoming very, very popular around here. Yeah. Yeah, so most of the places now you see that a lot of the team members are also playing that. We have a question from Deepa Nair. Good afternoon, sir. I'm Deepa, and working as an HR in IT industry for last 15 years. So it's a follow-up question what Vinod have already asked and aligned what already mentioned. We have to create jobs. That is something we have to do. So I would like to definitely know from you, like what better policies we can have so that we have more career opportunities for our youth within Kerala, so that we have a better policies have to be made on the back of changes that you're seeing in the world, right? So, for example, 100 years ago, people saw that, oh, there's a movement towards the internal combustion engine, right? The internal combustion engine and petrol fundamentally shaped the last 100 years of the planet, right? If you were not part of that system, you were not part of modernity. You could not be, right? And our superpower, current superpower, was built on that. So if you go into the details of how did America actually become powerful, or how did Britain before that actually become powerful, you find that they became powerful by controlling mobility. Right? The British controlled the steam engine and coal. They built a navy. They controlled the trade routes. And the Americans did the same with petrol. And now the single biggest change that is taking place is that idea is being challenged. The way we move is fundamentally being questioned and changed. So the technical people here would understand what I'm saying. An internal combustion engine essentially is up and down movement of the piston.
And you have to transform that up and down movement into circular motion. And your fuel is in the fuel tank. Now, something fundamental is happening, which is that we are moving to a world of circular motion. We are moving to the world of the electric motor. Everybody says, oh, there are drones, there are electric cars, there are electric trains, there are medical instruments. If you go into detail of what they actually are, they're essentially built on the same architecture. An electric motor is running a drone. It has a battery attached to it. EV is essentially a number of electric motors with batteries attached to it. What you see in pretty much everywhere where things are moving, the electric motor is somewhere and a battery is somewhere. The only difference between this and a drone is electric motors. This has a battery, this has a camera, right? If you were to, the drone is essentially this with mobility on it. So that to me is where the real powerful things are going to happen. If you go to Ukraine and you look at what is going on in the battlefield, you'll find that circular motion, the drone, is completely decimating the internal combustion engine. If you even look, for example, at what is going on now in Iran, you will see that we are moving, the military power is moving towards the battery, optics, and the electric motor. And who dominates these technologies? Not India, not America, not Europe, China. And that for us is a huge problem. Because we are the only people who can make that transition. We are the only people who have the scale to make that transition. I think that the United States and Europe, as far as circular mobility is concerned, cannot compete with the United States, with China anymore. But I think that given the right policies, given the right vision, India can compete with the Chinese on electric mobility, circular motion. There are three technologies that are at the core of this, right? There is the camera, there is the electric motor, there is the battery, and then there is the software that brings them together. To me, this is the space where India has to focus and compete. Very interesting. Thank you. And like you said, And if you do that, you will create order of magnitude more jobs than you can create in software. Because this has thousands of components. This is not one factory that produces this. This is thousands and thousands of factories, connected factories that are producing this. So I want India to be there. I want India to be sitting, I want the Chinese to look and say, who the hell are these guys? Where have they come from? That's what I want, right? Right now, they're getting a free run. Yeah. And that's what China did to the West. So, but again, the question that I have is a follow-on question on this. Is this a mindset issue that we have, or is it policies, or is it a mix of both, or different things? How do you see that? Look at our big businesses. How many of them are in the production business? No, answer. Very few. Very few. So the businesses that produce, and they're there, they're exceptional, right? Bajaj produces, right? The guys who are doing the two-wheelers, exceptional. They are actually competing globally, and they can challenge anybody globally. But do we encourage them?
Do we push them? Do we help them? Do we support them? Not much. Our entire system is captured essentially by 3 or 4 businesses. Right? You know the names, Adani, Ambani, these are the 4 or 5 guys. They don't produce anything. And actually what happens is, they help sell products that damage our local producers. So you have to have an attitude of production. You go to and you've worked in a factory. You worked for Nissan. Who did you work for? Nissan, I work for GE. Yeah, he understands it. You work for Nissan. You walk into Nissan and you see a production culture, right? You walk into a Bajaj or even an Enfield. You see that culture, and that's really where the large numbers of jobs are to be created. Thank you. And again, one more question. There's also a very strong political aspect to this. You take our GST, right? Our GST is designed to harm producers. Our GST basically kills producing states and helps consumer states. So there are fundamental things. You design a GST that kills off all your small and medium industry. Then afterwards you're saying, okay, but why are we not having any jobs? Right? So there are political actions that you take, things that you value, things that you protect, that allow this to happen. Thank you. Very, very helpful. Very interesting as well. Can we switch? I'll give you an example that really struck me just a couple of weeks back. I went to Germany, and I'm very interested in drones. So I told them, listen, I want to see, your cutting edge drone manufacturers. And so they were like, yeah. And so we went to see a cutting edge drone manufacturer. Did a fantastic presentation. They're operating in Ukraine. And then after their presentation, I said to them, can I ask you a question? I'm very impressed by what you're doing. And they're like, yes. I said, what percentage of your motors and what percentage of your batteries come from China? Pin drop silence. Right? Now, I was thinking, well, why not India? Why can't the answer to that question be India? Right? And you can see it. You can see, for example, I went to BMW. BMW is essentially drowning because they cannot take on they cannot even conceptually understand the transition that is taking place to circular motion. And I really don't expect them to be able to challenge the Chinese. But I'm very confident that aligned properly, an Indian company can take on the Chinese. I have no doubt about it. But for that, we got to start, we got to start killing some lies that we tell ourselves. If we don't stop lying to ourselves, it's not going to happen. People don't like that. People don't like it, but it's the truth. Thank you. That was very, very helpful, and I fully like the simplicity that you talked about, right? Which is battery power, a computer, a camera, and then the circular motion. How you tie it all My together. father, I remember, I was a kid, so you have to understand where I'm coming from. I was 12, not even. I was 12 years old, and one day my father said, "Listen, Rahul, there's a presentation you have to come to." I didn't even know what a presentation was. I think, what is a presentation? And I sat, I was bored out of my brains, and I sat for 3 hours watching a presentation on this is 1983, on watching how the computer can transform India. And I was like, get me out of the room, because I just didn't understand what was going on, right? Sometime later,
my father would keep forcing me to use a computer. Those days, I don't know how many of you use those computers. They're practically, unless you were they were like that, and there was no graphic interface. It was MS-DOS, unusable for a person who doesn't fundamentally understand them. And then one day I went to his office and I just said, Papa, what is this? And I still remember he took a piece of paper and he drew a 2x2. I didn't know what a 2x2 was, 2x2 matrix. I didn't know what that was. And the 2x2 was high capital, low capital, high skill, low skill. And then he said, you see this box? And I was like, yes. He says, we're going to dominate this box. He says, these are his words. He says, nothing can stop India from dominating this box. Maybe this other boxes we are not going to dominate, but this box we're going to dominate. I'll tell you another story. Sam Pitroda will tell you this. The head of General Electric came to India. And my father had a chat with him about building software in India. And he went out of the room and said, the man is crazy. He said, the man is crazy. How can we build software in India? But that is what having a vision is. That's what it means. If everybody is saying, yeah, you're making perfect sense, it's all right. No, there's no vision there. A vision by definition has to look crazy because other people can't see it. And so that's when you're asking me, what do I expect Indian people to do? I expect them to push back when they're told stuff that is not true, is not real. Right? I expect them to say, no, this is my idea. It looks crazy to like all these other people, but I'm doing it. And then you'll find, suddenly all those people are saying, that's a great idea. Mr. Vajpayee gave a speech in Parliament saying, Rajiv Gandhi is going to destroy the Indian economy. Computer will take away all our jobs. He then gave a speech 15 years later on how great the computer was. So that's what I expect from Indian people. You're seeing that there's a complete transformation taking place. It's an exciting thing. You're the people who can pull it off. But you got to be able to see what actually is happening. Very interesting. By the way, I worked for GE as well, General Electric as well. I was a CIO there. And so I know the story about Jack Welch coming in and setting it up in Bangalore. And a large portion of the IPs that GE has today comes from Bangalore. Right. So, of course, fully agree with that. We have to value what we have. I keep saying it, we are sitting on the most valuable resource on the planet. If you came 100 years ago to India, right, we didn't have this resource. The connectivity was not there for this resource. Everybody used to say, population is the problem. Well, that's quite interesting because our population is what has given us data, right? This conversation is data. Who owns this conversation? Who owns this conversation? The cloud. No. This conversation cannot be transmitted without YouTube. So YouTube owns this conversation. So we have to be able to see that. Who owns our data? How are we going to strategically use our data? That's really the question. You're engineers, you're technical people. Can you run a petrol engine without petrol? Is it possible? No, answer?
No. Can you run AI without data? Is it possible? So, we keep talking about AI, but we have the data. Can anyone build AI without large-scale data? Not possible. Who has the biggest, largest data pile in the world? And I'm not just talking conversations, Uber drives. I'm talking genetic information. I'm talking medical information. Do you realize the value of the data of our medical information, of our genetic information? Entire medicine of the future is going to be built on it. So those are the hard questions. We have an AI summit. We don't have a data summit. Nobody is saying, listen, it's literally like Saudi Arabia turning around and having a summit on the petrol engine. It's like that. And then nobody in Saudi Arabia is saying, listen guys, we got the biggest oil reserves in the world. Please understand what has happened. The US deal that has been signed by the Indian government is essentially handing over our data to the United States. Nobody said, except me, nobody said a word. It's mind-blowing. You imagine if you went to, Russia, and Russia handed over their entire oil supply to the United States, what would happen? People were shouting and screaming. Not a peep in India. It's quite surprising to me. I like the focus on data, being a CIO. Of course. Thank you. I think Srikumar is here, the GTech. Yeah. You agree with me? Yeah. Very good morning, Rahulji. Welcome to Trivandrum. I just wanted to touch upon the topic of data right now with AI, with innovations, with technology, the buzzwords now. How do we in India balance ourselves from government, from policies, from restrictions, from regulations, and from all sorts of governance? How do we regulate and how do we balance between the innovations that are happening in technology to the data protection and citizens' digital rights? Now, that's an area where data pilferage, data is going to be very important. Data is the most powerful resource in the world. So how do we balance between the innovations that are happening? That is you said, I'm a politician. That's one of the central questions that the politics of India should be discussing. That this is our biggest resource. How are we going to utilize it? What is its nature? Who has access to it? At what cost do they have access to it? These are the questions actually the political system should be discussing. Not whether, what we should eat and what we should drink and whether cow urine is good for you. Yeah. Right? So it is actually it's a democratic exercise. It's a listening exercise. Because really nobody has the answer. If I tell you, listen, this is how you should use the data, that's nonsense. But it is a conversation. It's a conversation with our businesses, with our people, with the multinationals of the world, with the Americans. It's a conversation. Right? And it is the most powerful conversation India can have. I mean, if in that deal, India turned around and said, listen, this is all fine, but our data is the most valuable data in the world, I can guarantee you there'd be no taxes on agriculture.
There'd be no taxes on small and medium business. There'd be none of that. You have to, when you're negotiating, and you all are negotiators, you got to know what you got. If suddenly Saudi Arabia goes and negotiates and has forgotten that it has oil, what the hell are they doing? Right? So you first, before you go into a negotiation, you got to say, okay, what do we have? I can tell you straight away, we have brilliant people, more than anybody else. We have huge diversity, so we can understand many different things from many different angles. We have the largest pile of data on this planet. We have the best engineering talent. We have the best medical talent. Kerala produces the best nurses. Now come and negotiate with me. Don't come and negotiate with me without having a clear understanding of what I got on my side. That's how it should be done. Thank you. Since you talked about drone quite a bit, we have somebody who actually makes drones in the room. So Devan, if somebody can get the phone over to... That's right there. Could you give us a little bit about how do you, also on the data side as well, right? How do you capture the data and what do you do with the data as well? No, tell me and answer me another question. Sure. What do people like me need to do for you to compete with DJI successfully? Answer me that question. Sir, I am proud to say with next 3 years, we will be competing the DJI. Because 80% of the components right now we are developing in-house in Kochi. Maybe our rest of the R&D is finishing in 3 years. So right now... So you make your own motors? Yes, own motors. But sir... What type of motors you make? BLDC motors. And the fact is, depending upon, brushless and rectifying also. And we depending on the infrastructure of Hitachi, other corporate infrastructure for developing that motors. What size drones do you make? Size largely carrying 50 to 100 kg payload. Can I come and see? Yes, yes. Where is it? Kochi, sir. Okay. Here itself? Yeah. Kochi, sorry. I also bring some of our product to showcase to you. But you have something here? Yes. In my car, yes. Oh, you have it here? You brought it here? Yes, yes. Okay. Okay. Happy to showcase you, sir. Okay. No, sorry, you were asking. No. We just want to... No, please. It's your floor. But no, we also want to see, because you're working on the agriculture... But I'm going to call you on that. Yeah. 3 years from now, I'm coming and seeing that you've knocked down DJI. You're not getting away simple. Right? Yes, I'm sure, but... No, yeah. I'm coming. I'm coming 3 years to see. We'll note it down. Thanks, Devan. Unless you wanted to add something about the agriculture use cases and data or something that you think is relevant. Yeah, sir. Actually, we are 5 years old company. So myself, Devan Chandrasekharan, I'm the founder of Fuselage Innovations, and we are the national startup day. We are the one of the national startup awardee from Honorable. How many people? 43. Total. 43 people working. Yes, 43 people working. All are from Kerala. And you designed them yourself? Yes. Quadcopters? Yeah, quadcopter. And for marine innovation also we are working for handling the heavy payloads in marine through cranes, right. Lifting the heavy payload on an average 10 tons. That is also we are working with the... How do you react to what I said about circular motion and the electric motor? Yeah, electric motor actually we are in-house around from 70 kV motors. So we are... No, I mean, I was saying that we are seeing a revolution in circular motion. Okay. That we are going from the petrol engine to the electric motor. Okay. How do you think about that? Sir, there are limitations are there in regards to the flight time. Only the power is a major challenge. Like we already having limitation, the high quality of lithium. That is a major issue. But we are working for the lithium with the phosphorus for getting the most higher flight time. Once it is done, we can replace the engine with the batteries. Do you think electric vehicles will replace internal combustion engine vehicles? Or no? Not right now, sir. But 5 years, 7 years, 10 years? Yes, it will happen. Yes. Thank you, Devan. That is very informative. Really appreciate that.
We have a question from Vinita. Hello, Rahulji. Wonderful to see you here in Trivandrum. I'm Vinita, part of startup ecosystem in Kerala. My question is that we did speak a lot about some of the best talents available in Kerala and in India, but a lot of STEM drain does really happen. It is a fact. And over a period of time, we've tried probably to make them stay through developing our startup ecosystem, but even then, we still have those challenges being seen. Like, we're still a consumer state, and the production is absolutely not happening, just like you said. How do you think, some of these challenges can be overcome over a period of time? I think it's an attitude. And the government has to provide an ecosystem, an architecture for you to produce. The government doesn't have to provide you as much support in software as it has to provide you in production. That's a much more difficult, complicated thing to manage. So government has to understand these things. Government has to have a strategy on these things. Government has to know, or at least guess, where things are going to move. The reason I was telling you about that conversation with my father was because he understood that things are moving there. Software is going to give us that quadrant on that piece of paper. So the government has to have that type of a sense that, listen, this is where we are going, right? And directionally, we need to be aware. I'll tell you a story. My friend here, who makes drones, I'll tell you a story that just will explain to you how government behaves when it comes to these things. I think it was about maybe 2015-16. SPG director called me and said, I want to speak to you. So I said, please come. So he came, and I thought to myself that, let me show this guy something. So I used to fly and I used to make drones. So I had a drone, and I called him and I flew it in my garden. And he was watching that thing. And I said, don't you think this is going to be a huge security problem for you? That, and I did it as a joke. You know what happened 3 days later? Not 3 days, a few days later, drones were banned across the country. No, please understand the power. That one guy who just happens to be security can explode the entire industry in a second. Right? So that type of stuff, you simply cannot. I mean, if you're operating like that some one bureaucrat can suddenly turn around and just blow entire industries to pieces, then you can never do that. So people have to understand that, boss, this is not just a security issue. This is a billions of dollar industry. And fine, it's a security problem, but we got to deal with the security problem. We don't kill the goose. Right? So government has to allow these conversations. Now, government frankly doesn't understand what you understand. So the conversation has to be with you, not with some government bureaucrats who are just talking to each other. It's got to be strategic. It's got to be give and take. We'll give you this, but we want this. Right? So, and you've got to think about it on large scale changes. So if you're thinking that there is going to be a fundamental change in the way we're going to move, that's an interesting place to be. If you're thinking there's going to be a fundamental change in the way medicine works, that's an interesting place to be. Right? So, and then you make 3 or 4 bets and you say, we're going to bet on this. And then maybe 1 will not work, or 2 will not work, 1 will work. IT worked.
Other bets at that time didn't actually work. One doesn't really hear about them, but there were multiple bets that were made. And you also talked about, of course, a curiosity, second, interactions that piqued your interest in certain things. One of the things that we find also is the education, right? Because right from the very early education, it's more about memorizing things rather than learning, understanding, and discovering. And later, as you come into higher education, also we see the same kind of issues here. So do you really see that it's not just about the policies of the government, it's not just about the individual, but it's also about how we are trained, because we are inherently being constrained from that curiosity? Look, that's one side of it. So I've studied in the United States, I've studied in England, I've worked in Europe, in England, and I work in India, I've studied in India. There are huge advantages to our system. Huge advantages to our system. But we don't actually play on those advantages. So there are huge advantages to our system, there are huge advantages to our way of thinking. But we don't actually develop them. Right? The Indian mind can manage complexity like no other mind. There's no American mind that can manage the level of complexity that an Indian mind can manage. You know, literally, without any question. Right? The number of equations that an Indian mind can juggle is beyond. You know, I mean, you could, for example, walk into this room and say, listen to somebody, listen, can you, rank all these people? And they'll give you an answer. Literally, they'll give you an answer, right? So there is huge strength to our system. Our system is much better at managing the internal space. Much better, right? The Western world literally collapses because they cannot manage internal space. They're very good at organizing outside, right? They can organize everything nicely. Inside, they can't organize. We might not be so good at organizing outside. We can organize inside beautifully. Look at our greatest leaders. I went to see Narayana Guruji's ashram today, right? What was he doing? He was organizing the inside. He was teaching you how to organize your own internal structure. Look at anybody who's successful in India. Look at Mahatma Gandhi. You read Mahatma Gandhi. He's literally telling you this is how you should organize yourself. Right? So we have a lot to give to other people. I like to say it. China likes to say they have never been colonized. They love saying that. Well, we colonized them. Buddhism colonized the Chinese. It went from here. So their entire philosophical structure comes from Bihar. Right? So I am not one who says, look, that system is better. There are things over there that are good, and we should take them. But there are things over here that are excellent, and we should use them, and we should also give them. Indeed, if you drive on the Indian roads, you can do pretty much anything nowadays. Managing chaos. Indeed, absolutely. It's actually leading through uncertainties is what, as leaders, we always teach our employees, right? Because on a normal day, you don't need to lead, you don't need to manage. But crisis is when you really need to step up. We are inherently good at that. No, and the other thing is that in India, this is something strange. But in India, the guys who are actually really, really good, they're almost hidden. You don't see them. They're somewhere hidden, back in the back. And those are the guys that are running the backbone. Right? And then there's a fancy guy over there, and you're like, yeah. But then you're like, okay, so who actually? I went to I shouldn't say actually. But sometime back, I went to a factory, right? And chatting to the guy in charge, excellent. And then he says to me, yeah, but this is the guy who runs the thing, right? And then the depth of understanding he had was, A class, but not given maybe the respect that he should have, not given the
remuneration that he should have. Thank you. We have a question from Reshma Aziz. So, hi Rahulji, I'm Reshma Aziz. I'm having 16 years experience in the IT industry. So tech employees often face challenges with long working hours, insecure policies, contractual insecurities. So should there be a better policy? Should there be stronger policy to secure them? I mean, that's the simplest question. Yes, they should. You couldn't give me a... Yeah, they should. Absolutely should. You let me off really easy there. do you have any suggestions? No. I suggest to have stronger policies to support the employees. And what about from the women's side? Is there something that we can do that would improve your situation? What is the thing that disturbs you most? Is it the working hours? Is it what is it? Balance. Huh? Work-life balance. Work-life balance. Yes. So how many hours a day are you forced to work? 8 to 10. Okay. But I mean, 8 hours not bad. I'm lucky if I get 8 to 10. So there are a lot of employees working for long hours. Yeah. So work-life balance is one of the things. And what do you do in your non-work time? Like, how do you spend your non-work time? So Do you have like a hobby? Do you have children? How do you do that? yeah, I have a company of my own. I'll work in that, then I'll manage the family. And what does the company do? We are into contract staffing, business. Okay, software contract staffing. And what's the most difficult part of your job? I love all the part of my job. There's nothing difficult for me, but it is difficult to manage the family and job. That is where I find a challenge sometimes. Thank you, Reshma. Thank you. It's actually quite interesting, and I think you already answered that earlier, right? If you enjoy your job, then a lot of the times, it really doesn't look like something that is stressing you out, right? But it's about how you manage your time, prioritization, and small tricks like that. So we've seen some of that as well. No, but the challenge actually is liking something you don't like. Like getting to like something that you don't like. That's where it gets interesting. Yeah. That you say, okay, I don't enjoy this, and then you start to look at it carefully, and you change the perspective, and you say, actually, I quite like it. And one other thing that we found is that when you're not learning new things, that interest kind of starts waning. So we always try to figure out new ways, like changing jobs, cross-learning, new trainings and things like that. So you kind of keep the interest at a level so that then that stress really doesn't affect. Because if you do something that you, like you said, don't like, even for a short period of time, that kind of stresses you out way more than doing something that you enjoy for longer hours. Yeah. I also find that if you do many unrelated things, you get a lot of cross-fertilization going on between things that you do. So for example, if you study history and you do software design and you're interested in hiking and you're interested in multiple things, you suddenly find that actually that thing from this space is helping me in this space. Elasticity, right? So I like to keep it as wide as possible. Even, for example, if I read, people ask me, what book are you reading? I don't do it like that. I'll get interested in an area and I'll be like, okay, that's an interesting area. And now let me read in that area. So, or even sort of, I find martial arts gives me huge information on how to deal with things, right? Principles over there, for example, of
balance, of force. They are applicable everywhere. So I like to have many things that I'm doing. And whenever I talk to my nephew and niece, I always tell them, listen, the more things you're doing, the better. Indeed. Don't get into, don't just, I mean, be good at it. So don't just do it and not be good at it. But if you can do, 5-6 things and be reasonably good at them, then they all start to add up. Indeed. Especially as you grow up, right? Because when you learn your peer's job, it's much easier to move up in your career if you're in a job versus, just knowing deep about what you do. So we have different management styles around that, right? Liju had a question. Liju John. So. Hi Rahulji. Hello. Good afternoon. My name is Liju. So my question is a little bit apart from the tech world. So we have seen you have ride KTM Duke, Royal Enfield. So my question is it really your personal passion, or you got some spirit from your Bharat Jodo Yatra? And the last thing is, I always, I'm curious. So I always like to travel around, meet people, look at things, understand how things work. That's just my nature is like that. And so I used to do cycling actually, long distance cycling. But nowadays long distance cycling is not possible for me because my security people it becomes ridiculous. Right? If you're cycling and then you have these escort cars, it just doesn't work. So I can't do that. And so I like the idea of two wheels. And I don't really care what bike I'm riding. I like the sense of riding a two-wheeler. I'm perfectly happy riding, a scooter in some situations or a motorcycle in other situations. If you're asking me what motorcycle I think is good. That was my last one. Do you get a high on a specific? No, I don't get into high. The high is when you're 25. At my age, high kills you on a motorcycle. So I don't do the high thing. I quite like the KTM. That was my last question. Which one you prefer to ride that? I like the KTM, but I prefer the KTM to the Enfield. Let's put it like that. Okay. I have an Enfield. My son has a KTM, so we have this argument at home all the time. So I think he won out. There's a good 450 BMW that is coming out. I think that will be a good bike, but it's expensive. That reminds me. I know that you were in Germany with BMW, etc. Of course, all these things are changing, right? Even with AI coming in, new technologies coming in. Have you ever ridden an autonomous car? Have you been in a car without a driver? No, but I have a remote control car. I have it in my house and I use it to drive my dogs crazy. I make my dogs exercise with it, but it's a little thing. I've been doing remote control stuff since I was a little child. So my father and me built our first little remote control plane together. So I'm deeply into that side of the world. How many dogs you have? I think PD is one of them, right? No, he died. Oh yeah. Yeah, he died. Poor guy. I have 4. Wow. They're brothers. Wow. Yeah, we have one. We have a lab, Sancho, and he runs the house. We just living in the house. Yeah, it's true. My guys are they're quite naughty. Yeah. Something to look forward to, right? Going back home. Yeah. So no, I think one of my favorite lines of Mahatma Gandhi, and I really resonate with that, is that something to the effect of, a people or a country that does not respect animals and respect all forms of life has a long way to go. So I don't restrict
restrict kindness to human beings. I think one should be kind and gentle to all beings, you know. So that in fact, as I become more experienced in politics, I think in life also, you have to start making some basic rules for yourself, you know. When you're young, the rules can be 5, 7, 10 rules. And then slowly you find that, okay, now I'm centering down to 1 or 2 rules. And so I find that in my life and in my politics, the 2 rules that they are becoming my central rules more and more are, you know, as you said, non-violence and compassion towards other people, understanding other people, you know, and truth. So I find it very uncomfortable. In my job, I was told when I started, and many of my politician friends used to come and tell me that, listen, you know, truth and politics don't go together. I was always told that. I've heard that too. And I am out to prove that it does. I hope you win. I hope you're successful. No, it doesn't. I mean, it doesn't matter. It's a framework I use, and it works for me fantastically. I mean, it literally works for me in ways that I never ever imagined. One thing that again I find politics in India is, you know, we tend to put people in boxes, stereotypes, and then, you know, we don't really think across lines on ideas and thoughts, right? It's about who said it versus what is being said. It's quite a bit of that I find quite in India, one of the weaknesses of our system is that we box everybody, right? We love to create, oh, she's a woman, oh, he's so and so, oh, and we like to create that box. But people are not in boxes. People are, I mean, you cannot fit a person into a box. So I know we are running out of time. Rahulji has been very nice with us. So what I will do is we'll have one more audience question, and then probably we'll wrap up, unless, of course, we want to have more. So we have a question from Ganesh Kumar, IBM. Yeah, that's there. So. Good afternoon, Rahulji. I am very thankful. Good afternoon. Because Rajivji bought telecom and computer revolution in India. I got benefited. And after that, Manmohanji bought economic revolution. I got benefited that. So if you have given an option to choose a technology or a mission, like digital payment or something like that, what would you choose for? What did you choose? I mean, broadly I answered the question. I would be thinking about new mobility. And new mobility not just restricted to cars or drones. New mobility across the board. And I would think about setting up India as a dominant force in that new mobility. So new mobility would include drones, it would include railways, it would include EVs, it would include hyperloops. It would include anything that moves in the way we are going to move in the 21st century. That's what I would think about. Of course, embedded in that is software, right? Because that requires software for that. For a drone to work, you need software. For an EV to work, you need software. So that is a part of the ecosystem. But that's what I would think. At GE, we had electric locomotives, and at Nissan, of course, cars. We used to say these are computers on four wheels.
more or less, right, with the battery powering it. Yes. When you really think about it. No, if you take batteries, optics, and motors, it's everything, right? I mean, as I said before, this is just a drone without motors, right? And so to me, that's a really interesting place. But I would add a component to it, which is that do it harmoniously. Do it with conversation, negotiation, partnership, mutual respect. Don't do it angrily, violently. You know. So I would say that the culture of how you do it is also important. Very important, and not just what we do, how we do. Rahulji, we're going to wrap up, but if you have any broader messages for us to take home with us, it'll be really. He's got a question. We can end with that. Good afternoon, Rahulji. My name is Pius Varghese. I have a question. We have got independence in the year 1947. Today we are in 2026. It's almost 80 years. So most of the politicians, BJP, Congress, many came over and ruled the country. And but even today we are talking about freebies. All political parties, they are talking about freebies. I will give you 2,000 rupees. You survive with that. I will give you a few kilos of sugar. I will give you rice. When India become a developed country, this is not economic development. Even after 80 years, if you are talking about giving freebies to the people in India, it means we made them poor. It's not economic development. So when India will become an economically developed country. What about freebies to Mr. Adani? No. You want to discuss? Let's discuss. Right? What about freebies to Mr. Adani? What about freebies to Mr. Ambani? What about all the huge amount of land that is given to them? Why don't we discuss that? If we are ready to stop those freebies, we'll stop these freebies. So please realize that the freebies that you're talking about are a reaction, right? People are saying, listen, 16 lakh crore rupees have been forgiven for Mr. Ambani and Adani, right? Now, it's interesting that you raise it. You see the freebie when a poor person is requesting it. And that poor person needs the freebie. But you don't see the freebie. You don't see the freebie when Mr. Adani gets it. Like your question wasn't, when are we going to stop the freebies to Mr. Adani and Mr. Ambani? Right? So when you're looking at a political system, you got to look, I love all Indians. That's my starting point. I even love the people who hate me. Okay? So for me, what I am looking for is a win-win. Now, if we're going to have a conversation about freebies, then let's not have a conversation about only one side of the equation. Right? And let's not try and paint it as if there's only one side of the equation that's getting the freebies. Because that's not true. The amount of freebies that Mr. Adani and Mr. Ambani and 5-7 of our big businesses get is order of magnitude. Order of magnitude. Not 10 times, not 50 times, not 100 times, thousands of times what our poor people get. That's a fact. And nobody can get away from it. Right? So, I'm more than happy to remove all freebies from poor people. But then you got to remove all freebies from the likes of Mr. Adani and Mr. Ambani. Thank you for your question. Thank you for the question. And on that note, Rahulji, shall we sum up? And I just want to conclude. First of all, I need to conclude because we've got to. First of all, I come to Kerala and
I now have a bond with Kerala. It is not a, Kerala loves you too. no, I'm serious. See, you don't understand the depth of it. I'll tell you why. And I feel this, right? Because when I was under vicious attack, the most vicious, unfair attack, Kerala embraced me. That I'm not going to forget. That I cannot forget ever. Many people embraced me, but Kerala embraced me. Right? So, that's the first thing. The second thing is that I've learned a lot from you. I've learned about respecting people, about respecting other cultures, about being affectionate to people, about even how you do your politics, how you run your hospitals, how you do even your political meetings. I've learned a lot from you. So I have a debt of gratitude towards you. I'm a debtor to the people of Kerala. Okay? And so for me, I'm not partial to one Keralite or another Keralite. For me, all Keralites are the same. And I'm interested in being your partner, in helping you achieve whatever you choose to achieve. It's your journey. These are your decisions. But I would like you to know that I'm there to work with you, to help you in whatever way I can. Finally, your history, your tradition, your giants like Narayana Guruji are guides. In our culture, a guru is given a exalted place. They're national gurus. They teach our country the direction in which we should be going. Their ideas, of course, are embedded in our constitution and are embedded in our democracy, but they are like lighthouses that, this is where we should be going. And that, when I speak of a Narayana Guru, he is actually a person, but he reflects the spirit of Kerala. He only became Narayana Guru because he reflected the spirit of the people. The rebellious spirit. Yeah. And he only became what he became because he expressed your spirit. And I want that the people of Kerala, young, old, male, female, poor, rich, always express freely and openly the spirit of Kerala. Thank you very much, and really appreciate. Thank you for inviting me here. It's an honor and a pleasure. I had a very nice time. Thank you all for coming and having this conversation. Ranjit, would you come over and present a memento to Rahulji, please? Thank you very much. I see your dog here. Yes? Mine, this is. Let me show you my dog. My dog is one of my dogs. I have. My wife wouldn't agree to have one more. She says. No, they're brothers.
are going to be replaced by AI. What we will do with AI and what we will do with the social revolution in this country, we would start by telling our young men and women that they have to be at the forefront of this revolution. Number two, we would ensure that the absolute best experts on these technologies would talk to our students, would talk to our youngsters and guide them on what these future technologies are going to do. We would make them partners in this revolution. Good morning, Technopark. We all are so privileged to have our leader of opposition, Sri Rahul Gandhi, in Technopark. So before going to the official program, I request you to play 1 minute video of Technopark. It's not about building a career. It's about forging connections and maintaining a balance that fuels both personal and professional growth. The presence of a well-equipped gym, inviting cafeteria, and various recreational games within Technopark significantly contributes to employee well-being. These provides a much-needed break, promoting relaxation, stress relief, and overall productivity among Technopark's workforce. और रामगढ़ विषधारी जैसे वन्य जीव अभयारण्य इस पूरे क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाते हैं। जब हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देश और दुनिया से पर्यटक यहां आएंगे और इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं, व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। साथियों, वैसे भी कोटा आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से चारों तरफ जुड़ रहा है, बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कोटा और बूंदी से होकर गुजर रहा है, पूरे क्षेत्र के विकास का नया द्वार खोल रहा है। अब दिल्ली, बड़ौदा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की दूरी महज कुछ घंटों की रह गई है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेष रूप से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए यह क्षेत्र एक बड़ा केंद्र बनेगा। रेल और सड़क के बाद हवाई कनेक्टिविटी का यह नया अध्याय कोटा के विकास को और गति देगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती क्षेत्र और आसपास के जिलों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा। साथियों, मैं इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कोटा के सांसद श्रीमान ओम बिरला जी के निरंतर प्रयासों की भी सराहना करना चाहता हूं। उनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि कोटा के लोगों का जीवन बेहतर बने, उन्हें नए अवसर मिले। एयरपोर्ट हो, ट्रिपल आईटी का नया कैंपस हो, सड़कों का विस्तार हो, कोटा के विकास के लिए वे लगातार सेवा भाव से काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण ही कोटा और इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिल रही है। साथियों, ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति
पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं, वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। और मैं देख रहा हूं, जब उनको सदन में देखता हूं, तब मुझे विचार आता है कि ये शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं। और सदन में जितने भी हमारे माननीय सांसदगण हैं, उनको वो अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके आग्रहों को बहुत ही आदर करते हैं। और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं, किसी को भी अपमानित नहीं करते, सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। और आपने देखा होगा, हर बार वो मुस्कुराते हैं, एक मीठी हंसी उनके चेहरे पर हमेशा रहती है। शायद वो भी एक कारण है कि सदन में वो सर्वप्रिय है। साथियों, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो विकास की संभावनाओं में भी नई तेजी आती है। बीते 11 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में बने नए एयरपोर्ट्स ने विकास को नई गति दी है। 2014 से पहले देश में 70 के करीब एयरपोर्ट ही बने थे। आज यह संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। इन नए एयरपोर्ट्स ने हवाई यात्रा को आसान किया है, पर्यटन को बढ़ावा दिया है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार दी है। हम दिल्ली के आसपास ही देखें तो कई सारे नए एयरपोर्ट शुरू हुए हैं। हिसार में एयरपोर्ट बना है, हिंडन में एयरपोर्ट बना है, जेवर में नया एयरपोर्ट बना है। जब ये एयरपोर्ट बनते हैं, नए टर्मिनल बनते हैं, तो छोटे शहरों में भी नए उद्यम पहुंचते हैं, नई कंपनियां पहुंचती हैं। मुझे विश्वास है कि कोटा का यह नया एयरपोर्ट भी आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास को इसी तरह नई गति देगा। साथियों, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है, जब नीयत साफ होती है और संकल्प मजबूत होता है, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। आज राजस्थान में वही हो रहा है। विकसित राजस्थान की यही मजबूत नींव विकसित भारत के संकल्प को और ताकत दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है, हम सब मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाने में सफल होंगे जो समृद्ध भी हो, सशक्त भी हो और अवसरों से भरा हुआ भी हो। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस शिलान्यास के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। ही हफ्ते में राजस्थान में विकास के इन दो बड़े कार्यक्रमों का बहुत बड़ा संदेश है। ये बताते हैं कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है।
साथियों, आज का दिन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और नई उपलब्धि का दिन है। करीब 1,500 करोड़ रुपए से बनने जा रहा ये आधुनिक एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है। मैं कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को एयरपोर्ट के शिलान्यास के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे याद है नवंबर 2023 में जब मैं कोटा आया था, तब मैंने कोटा की जनता से एक वादा किया था। मैंने कहा था कि कोटा का एयरपोर्ट केवल एक सपना बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है जब कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी। अब यह स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आसपास के पूरे इलाका में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। साथियों, कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा केंद्र है। कोटा वह अनूठा क्षेत्र है जहां न्यूक्लियर हो, कोयला आधारित हो, गैस और पानी हो, ऊर्जा के लगभग सभी स्रोतों से बिजली का उत्पादन होता है। हाड़ौती की इस धरती अपनी धरोहरों के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध है। कोटा कचौरी का जायका, कोटा डोरिया साड़ी, इसके साथ साथ कोटा स्टोन और सैंड स्टोन की चमक, इन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। यहां का धनिया हो, बूंदी का बासमती चावल हो, इसकी महक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंची है। ये क्षेत्र अपने परिश्रम, उत्पादन और संभावनाओं के लिए जाना जाता है। अब कोटा का ये नया एयरपोर्ट यहां की संभावनाओं को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, कोटा और हाड़ौती की यह धरती उद्यम और आस्था का भी बड़ा केंद्र है। सदियों से देश दुनिया के श्रद्धालु यहां श्री मथुराधीश जी की पावन पीठ, केशव राय पाटन के तीर्थ, खड़े गणेश जी महाराज और गोदावरी बालाजी धाम के दर्शन के लिए आते रहते हैं। गरड़िया महादेव से दिखने वाला चंबल का दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी जैसे वन्य जीव अभयारण्य इस पूरे क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाते हैं। जब हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देश और दुनिया से पर्यटक यहां आएंगे और इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं, व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा।
साथियों, वैसे भी कोटा आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से चारों तरफ जुड़ रहा है, बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कोटा और बूंदी से होकर गुजर रहा है, पूरे क्षेत्र के विकास का नया द्वार खोल रहा है। अब दिल्ली, बड़ौदा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की दूरी महज कुछ घंटों की रह गई है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेष रूप से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए यह क्षेत्र एक बड़ा केंद्र बनेगा। रेल और सड़क के बाद हवाई कनेक्टिविटी का यह नया अध्याय कोटा के विकास को और गति देगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती क्षेत्र और आसपास के जिलों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा। साथियों, मैं इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कोटा के सांसद श्रीमान ओम बिरला जी के निरंतर प्रयासों की भी सराहना करना चाहता हूं। उनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि कोटा के लोगों का जीवन बेहतर बने, उन्हें नए अवसर मिले। एयरपोर्ट हो, ट्रिपल आईटी का नया कैंपस हो, सड़कों का विस्तार हो, कोटा के विकास के लिए वे लगातार सेवा भाव से काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण ही कोटा और इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिल रही है। साथियों, ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं, वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। और मैं देख रहा हूं, जब उनको सदन में देखता हूं, तब मुझे विचार आता है कि शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं। और सदन में जितने भी हमारे माननीय सांसदगण हैं, उनको वो अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके आग्रहों को बहुत ही आदर करते हैं। और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं, किसी को भी अपमानित नहीं करते, सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। और आपने देखा होगा, हर बार वो मुस्कुराते हैं। एक मीठी हंसी उनके चेहरे पर हमेशा रहती है। शायद वो भी एक कारण है कि सदन में वो सर्वप्रिय है। साथियों, जब कनेक्टिविटी बढ़ती ही है तो विकास की संभावनाओं में भी नई तेजी आती है। बीते 11 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में बने नए एयरपोर्ट्स ने विकास को नई गति दी है। 2014 से पहले देश में
70 के करीब एयरपोर्ट ही बने थे। आज यह संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। इन नए एयरपोर्ट्स ने हवाई यात्रा को आसान किया है, पर्यटन को बढ़ावा दिया है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार दी है। हम दिल्ली के आसपास ही देखें तो कई सारे नए एयरपोर्ट शुरू हुए हैं। हिसार में एयरपोर्ट बना है, हिंडन में एयरपोर्ट बना है, जेवर में नया एयरपोर्ट बना है। जब ये एयरपोर्ट बनते हैं, नए टर्मिनल बनते हैं, तो छोटे शहरों में भी नए उद्यम पहुंचते हैं, नई कंपनियां पहुंचती हैं। मुझे विश्वास है कि कोटा का यह नया एयरपोर्ट भी आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास को इसी तरह नई गति देगा। साथियों, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है, जब नीयत साफ होती है और संकल्प मजबूत होता है, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। आज राजस्थान में वही हो रहा है। विकसित राजस्थान की यही मजबूत नींव विकसित भारत के संकल्प को और ताकत दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है, हम सब मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाने में सफल होंगे जो समृद्ध भी हो, सशक्त भी हो और अवसरों से भरा हुआ भी हो। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस शिलान्यास के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। ही हफ्ते में राजस्थान में विकास के इन 2 बड़े कार्यक्रमों का बहुत बड़ा संदेश है। ये बताते हैं कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। साथियों, आज का दिन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और नई उपलब्धि का दिन है। करीब 1,500 करोड़ रुपए से बनने जा रहा ये आधुनिक एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है। मैं कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को एयरपोर्ट के शिलान्यास के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे याद है नवंबर 2023 में जब मैं कोटा आया था, तब मैंने कोटा की जनता से एक वादा किया था। मैंने कहा था कि कोटा का एयरपोर्ट केवल एक सपना बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है जब कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी। अब यह स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आसपास के पूरे इलाका में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। साथियों, कोटा केवल
शिक्षा का ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा केंद्र है। कोटा वह अनूठा क्षेत्र है जहां न्यूक्लियर हो, कोयला आधारित हो, गैस और पानी हो, ऊर्जा के लगभग सभी स्रोतों से बिजली का उत्पादन होता है। हाड़ौती की इस धरती अपनी धरोहरों के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध है। कोटा कचौरी का जायका, कोटा डोरिया साड़ी, इसके साथ साथ कोटा स्टोन और सैंड स्टोन की चमक, इन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। यहां का धनिया हो, बूंदी का बासमती चावल हो, इसकी महक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंची है। ये क्षेत्र अपने परिश्रम, उत्पादन और संभावनाओं के लिए जाना जाता है। अब कोटा का ये नया एयरपोर्ट यहां की संभावनाओं को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, कोटा और हाड़ौती की यह धरती उद्यम और आस्था का भी बड़ा केंद्र है। सदियों से देश दुनिया के श्रद्धालु यहां श्री मथुराधीश जी की पावन पीठ, केशव राय पाटन के तीर्थ, खड़े गणेश जी महाराज और गोदावरी बालाजी धाम के दर्शन के लिए आते रहते हैं। गरड़िया महादेव से दिखने वाला चंबल का दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी जैसे वन्य जीव अभयारण्य इस पूरे क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाते हैं। जब हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देश और दुनिया से पर्यटक यहां आएंगे और इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं, व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। साथियों, वैसे भी कोटा आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से चारों तरफ जुड़ रहा है, बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कोटा और बूंदी से होकर गुजर रहा है, पूरे क्षेत्र के विकास का नया द्वार खोल रहा है। अब दिल्ली, वडोदरा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की दूरी महज कुछ घंटों की रह गई है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेष रूप से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए यह क्षेत्र एक बड़ा केंद्र बनेगा। रेल और सड़क के बाद हवाई कनेक्टिविटी का यह नया अध्याय कोटा के विकास को और गति देगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती क्षेत्र और आसपास के जिलों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा। साथियों, मैं इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कोटा के सांसद श्रीमान ओम बिरला जी के निरंतर प्रयासों की भी सराहना करना चाहता हूं। उनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि कोटा के लोगों का जीवन बेहतर बने, उन्हें नए अवसर मिले। एयरपोर्ट हो, ट्रिपल आईटी का नया कैंपस हो, सड़कों का विस्तार हो, कोटा के विकास के लिए वे लगातार सेवा भाव से काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण ही
कोटा और इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिल रही है। साथियों, ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं। वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। और मैं देख रहा हूं, जब उनको सदन में देखता हूं, तब मुझे विचार आता है कि शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं। और सदन में जितने भी हमारे माननीय सांसदगण हैं, उनको वो अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके आग्रहों को बहुत ही आदर करते हैं। और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं। किसी को भी अपमानित नहीं करते। सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। और आपने देखा होगा, हर बार वो मुस्कुराते हैं। एक मीठी हंसी उनके चेहरे पर हमेशा रहती है। शायद वो भी एक कारण है कि सदन में वो सर्वप्रिय है। साथियों, जब कनेक्टिविटी बढ़ती ही है तो विकास की संभावनाओं में भी नई तेजी आती है। बीते 11 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में बने नए एयरपोर्ट्स ने विकास को नई गति दी है। 2014 से पहले देश में 70 के करीब एयरपोर्ट ही बने थे। आज यह संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। इन नए एयरपोर्ट्स ने हवाई यात्रा को आसान किया है, पर्यटन को बढ़ावा दिया है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार दी है। हम दिल्ली के आसपास ही देखें तो कई सारे नए एयरपोर्ट शुरू हुए हैं। हिसार में एयरपोर्ट बना है, हिंडन में एयरपोर्ट बना है, जेवर में नया एयरपोर्ट बना है। जब ये एयरपोर्ट बनते हैं, नए टर्मिनल बनते हैं, तो छोटे शहरों में भी नए उद्यम पहुंचते हैं, नई कंपनियां पहुंचती हैं। मुझे विश्वास है कि कोटा का यह नया एयरपोर्ट भी आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास को इसी तरह नई गति देगा। साथियों, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है, जब नीयत साफ होती है और संकल्प मजबूत होता है, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। आज राजस्थान में वही हो रहा है। विकसित राजस्थान की यही मजबूत नींव विकसित भारत के संकल्प को और ताकत दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है, हम सब मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाने में सफल होंगे जो समृद्ध भी हो, सशक्त भी हो और अवसरों से भरा हुआ भी हो। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस शिलान्यास के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। ही हफ्ते में राजस्थान में विकास के
इन 2 बड़े कार्यक्रमों का बहुत बड़ा संदेश है। ये बताते हैं कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। साथियों, आज का दिन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और नई उपलब्धि का दिन है। करीब 1,500 करोड़ रुपए से बनने जा रहा ये आधुनिक एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है। मैं कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को एयरपोर्ट के शिलान्यास के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे याद है नवंबर 2023 में जब मैं कोटा आया था, तब मैंने कोटा की जनता से एक वादा किया था। मैंने कहा था कि कोटा का एयरपोर्ट केवल एक सपना बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है जब कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी। अब यह स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आसपास के पूरे इलाका में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। साथियों, कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा केंद्र है। कोटा वह अनूठा क्षेत्र है जहां न्यूक्लियर हो, कोयला आधारित हो, गैस और पानी हो, ऊर्जा के लगभग सभी स्रोतों से बिजली का उत्पादन होता है। हाड़ौती की इस धरती अपनी धरोहरों के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध है। कोटा कचौरी का जायका, कोटा डोरिया साड़ी, इसके साथ साथ कोटा स्टोन और सैंड स्टोन की चमक, इन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। यहां का धनिया हो, बूंदी का बासमती चावल हो, इसकी महक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंची है। ये क्षेत्र अपने परिश्रम, उत्पादन और संभावनाओं के लिए जाना जाता है। अब कोटा का ये नया एयरपोर्ट यहां की संभावनाओं को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, कोटा और हाड़ौती की यह धरती उद्यम और आस्था का भी बड़ा केंद्र है। सदियों से देश दुनिया के श्रद्धालु यहां श्री मथुराधीश जी की पावन पीठ, केशवराय पाटन के तीर्थ, खड़े गणेश जी महाराज और गोदावरी बालाजी धाम के दर्शन के लिए आते रहते हैं। गरड़िया महादेव से दिखने वाला चंबल का दृश्य
हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी जैसे वन्य जीव अभयारण्य इस पूरे क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाते हैं। जब हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देश और दुनिया से पर्यटक यहां आएंगे और इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं, व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। साथियों, वैसे भी कोटा आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से चारों तरफ जुड़ रहा है, बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कोटा और बूंदी से होकर गुजर रहा है, पूरे क्षेत्र के विकास का नया द्वार खोल रहा है। अब दिल्ली, वडोदरा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की दूरी महज कुछ घंटों की रह गई है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेष रूप से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए यह क्षेत्र एक बड़ा केंद्र बनेगा। रेल और सड़क के बाद हवाई कनेक्टिविटी का यह नया अध्याय कोटा के विकास को और गति देगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती क्षेत्र और आसपास के जिलों के लिए कि कोटा के लोगों का जीवन बेहतर बने, उन्हें नए अवसर मिले। एयरपोर्ट हो, ट्रिपल आईटी का नया कैंपस हो, सड़कों का विस्तार हो, कोटा के विकास के लिए वे लगातार सेवा भाव से काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण ही कोटा और इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिल रही है। साथियों, ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं, वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। और मैं देख रहा हूं, जब उनको सदन में देखता हूं, तब मुझे विचार आता है कि शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं। और सदन में जितने भी हमारे माननीय सांसदगण हैं, उनको वो अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके आग्रहों को बहुत ही आदर करते हैं। और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं, किसी को भी अपमानित नहीं करते, सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। और आपने देखा होगा, हर बार वो मुस्कुराते हैं। एक मीठी हंसी उनके चेहरे पर हमेशा रहती है। शायद वो भी एक कारण है कि सदन में वो सर्वप्रिय है। साथियों, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो विकास की संभावनाओं में भी
नई तेजी आती है। बीते 11 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में बने नए एयरपोर्ट्स ने विकास को नई गति दी है। 2014 से पहले देश में 70 के करीब एयरपोर्ट ही बने थे। आज यह संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। इन नए एयरपोर्ट्स ने हवाई यात्रा को आसान किया है, पर्यटन को बढ़ावा दिया है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार दी है। हम दिल्ली के आसपास ही देखें तो कई सारे नए एयरपोर्ट शुरू हुए हैं। हिसार में एयरपोर्ट बना है, हिंडन में एयरपोर्ट बना है, जेवर में नया एयरपोर्ट बना है। जब ये एयरपोर्ट बनते हैं, नए टर्मिनल बनते हैं, तो छोटे शहरों में भी नए उद्यम पहुंचते हैं, नई कंपनियां पहुंचती हैं। मुझे विश्वास है कि कोटा का यह नया एयरपोर्ट भी आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास को इसी तरह नई गति देगा। साथियों, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है, जब नीयत साफ होती है और संकल्प मजबूत होता है, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। आज राजस्थान में वही हो रहा है। विकसित राजस्थान की यही मजबूत नींव विकसित भारत के संकल्प को और ताकत दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है, हम सब मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाने में सफल होंगे जो समृद्ध भी हो, सशक्त भी हो और अवसरों से भरा हुआ भी हो। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस शिलान्यास के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। ही हफ्ते में राजस्थान में विकास के इन दो बड़े कार्यक्रमों का बहुत बड़ा संदेश है। ये बताते हैं कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। साथियों, आज का दिन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और नई उपलब्धि का दिन है। करीब 1,500 करोड़ रुपए से बनने जा रहा ये आधुनिक एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है। मैं कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को एयरपोर्ट के शिलान्यास के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे याद है नवंबर 2023 में जब मैं कोटा आया था, तब मैंने कोटा की जनता से एक वादा किया था। मैंने कहा था कि कोटा का एयरपोर्ट केवल एक सपना बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है जब कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी। अब यह स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा
तो कोटा समेत आसपास के पूरे इलाका में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। साथियों, कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा केंद्र है। कोटा वह अनूठा क्षेत्र है जहां न्यूक्लियर हो, कोयला आधारित हो, गैस और पानी हो, ऊर्जा के लगभग सभी स्रोतों से बिजली का उत्पादन होता है। हाड़ौती की इस धरती अपनी धरोहरों के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध है। कोटा कचौरी का जायका, कोटा डोरिया साड़ी, इसके साथ साथ कोटा स्टोन और सैंडस्टोन की चमक, इन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। यहां का धनिया हो, बूंदी का बासमती चावल हो, इसकी महक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंची है। ये क्षेत्र अपने परिश्रम, उत्पादन और संभावनाओं के लिए जाना जाता है। अब कोटा का ये नया एयरपोर्ट यहां की संभावनाओं को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, कोटा और हाड़ौती की यह धरती उद्यम और आस्था का भी बड़ा केंद्र है। सदियों से देश दुनिया के श्रद्धालु यहां श्री मथुराधीश जी की पावन पीठ, केशवराय पाटन के तीर्थ, खड़े गणेश जी महाराज और गोदावरी बालाजी धाम के दर्शन के लिए आते रहते हैं। गरड़िया महादेव से दिखने वाला चंबल का दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी जैसे वन्य जीव अभयारण्य इस पूरे क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाते हैं। जब हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देश और दुनिया से पर्यटक यहां आएंगे और इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं, व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। साथियों, वैसे भी कोटा आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से चारों तरफ जुड़ रहा है, बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कोटा और बूंदी से होकर गुजर रहा है, पूरे क्षेत्र के विकास का नया द्वार खोल रहा है। अब दिल्ली, वडोदरा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की दूरी महज कुछ घंटों की रह गई है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेष रूप से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए यह क्षेत्र एक बड़ा केंद्र बनेगा। रेल और सड़क के बाद हवाई कनेक्टिविटी का यह नया अध्याय कोटा के विकास को और गति देगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती क्षेत्र और आसपास के जिलों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा। साथियों, मैं इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कोटा के सांसद श्रीमान ओम बिरला जी के निरंतर प्रयासों की भी सराहना करना चाहता हूं। उनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि कोटा के लोगों का जीवन बेहतर बने, उन्हें नए अवसर मिले। एयरपोर्ट हो,
ट्रिपल आईटी का नया कैंपस हो, सड़कों का विस्तार हो, कोटा के विकास के लिए वे लगातार सेवा भाव से काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण ही कोटा और इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिल रही है। साथियों, ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं। वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। और मैं देख रहा हूं, जब उनको सदन में देखता हूं, तब मुझे विचार आता है कि शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं। और सदन में जितने भी हमारे माननीय सांसदगण हैं, उनको वो अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके आग्रहों को बहुत ही आदर करते हैं। और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं। किसी को भी अपमानित नहीं करते। सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। और आपने देखा होगा, हर बार वो मुस्कुराते हैं। एक मीठी हंसी उनके चेहरे पर हमेशा रहती है। शायद वो भी एक कारण है कि सदन में वो सर्वप्रिय है। साथियों, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो विकास की संभावनाओं में भी नई तेजी आती है। बीते 11 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में बने नए एयरपोर्ट्स ने विकास को नई गति दी है। 2014 से पहले देश में 70 के करीब एयरपोर्ट ही बने थे। आज यह संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। इन नए एयरपोर्ट्स ने हवाई यात्रा को आसान किया है, पर्यटन को बढ़ावा दिया है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार दी है। हम दिल्ली के आसपास ही देखें तो कई सारे नए एयरपोर्ट शुरू हुए हैं। हिसार में एयरपोर्ट बना है, हिंडन में एयरपोर्ट बना है, जेवर में नया एयरपोर्ट बना है। जब ये एयरपोर्ट बनते हैं, नए टर्मिनल बनते हैं, तो छोटे शहरों में भी नए उद्यम पहुंचते हैं, नई कंपनियां पहुंचती हैं। मुझे विश्वास है कि कोटा का यह नया एयरपोर्ट भी आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास को इसी तरह नई गति देगा। साथियों, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है, जब नीयत साफ होती है और संकल्प मजबूत होता है, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। आज राजस्थान में वही हो रहा है। विकसित राजस्थान की यही मजबूत नींव विकसित भारत के संकल्प को और ताकत दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है, हम सब मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाने में सफल होंगे जो समृद्ध भी हो, सशक्त भी हो और अवसरों से भरा हुआ भी हो। इसी विश्वास के साथ आप सभी को
इस शिलान्यास के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। ही हफ्ते में राजस्थान में विकास के इन 2 बड़े कार्यक्रमों का बहुत बड़ा संदेश है। ये बताते हैं कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। साथियों, आज का दिन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और नई उपलब्धि का दिन है। करीब 1,500 करोड़ रुपए से बनने जा रहा ये आधुनिक एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है। मैं कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को एयरपोर्ट के शिलान्यास के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे याद है नवंबर 2023 में जब मैं कोटा आया था, तब मैंने कोटा की जनता से एक वादा किया था। मैंने कहा था कि कोटा का एयरपोर्ट केवल एक सपना बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है जब कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी। अब यह स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आसपास के पूरे इलाका में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। साथियों, कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा केंद्र है। कोटा वह अनूठा क्षेत्र है जहां न्यूक्लियर हो, कोयला आधारित हो, गैस और पानी हो, ऊर्जा के लगभग सभी स्रोतों से बिजली का उत्पादन होता है। हाड़ौती की इस धरती अपनी धरोहरों के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध है। कोटा कचौरी का जायका, कोटा डोरिया साड़ी, इसके साथ साथ कोटा स्टोन और सैंड स्टोन की चमक, इन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। यहां का धनिया हो, बूंदी का बासमती चावल हो, इसकी महक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंची है। ये क्षेत्र अपने परिश्रम, उत्पादन और संभावनाओं के लिए जाना जाता है। अब कोटा का ये नया एयरपोर्ट यहां की संभावनाओं को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, कोटा और हाड़ौती की यह धरती उद्यम और आस्था का भी बड़ा केंद्र है। सदियों से देश दुनिया के श्रद्धालु यहां श्री मथुराधीश जी की पावन पीठ, केशवराय पाटन के तीर्थ, खड़े गणेश जी महाराज
और गोदावरी बालाजी धाम के दर्शन के लिए आते रहते हैं। गरड़िया महादेव से दिखने वाला चंबल का दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी जैसे वन्य जीव अभयारण्य इस पूरे क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाते हैं। जब हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देश और दुनिया से पर्यटक यहां आएंगे और इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं, व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। साथियों, वैसे भी कोटा आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से चारों तरफ जुड़ रहा है, बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कोटा और बूंदी से होकर गुजर रहा है, पूरे क्षेत्र के विकास का नया द्वार खोल रहा है। अब दिल्ली, बड़ौदा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की दूरी महज कुछ घंटों की रह गई है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेष रूप से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए यह क्षेत्र एक बड़ा केंद्र बनेगा। रेल और सड़क के बाद हवाई कनेक्टिविटी का यह नया अध्याय कोटा के विकास को और गति देगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती क्षेत्र और आसपास के जिलों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा। साथियों, मैं इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कोटा के सांसद श्रीमान ओम बिरला जी के निरंतर प्रयासों की भी सराहना करना चाहता हूं। उनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि कोटा के लोगों का जीवन बेहतर बने, उन्हें नए अवसर मिले। एयरपोर्ट हो, ट्रिपल आईटी का नया कैंपस हो, सड़कों का विस्तार हो, कोटा के विकास के लिए वे लगातार सेवा भाव से काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण ही कोटा और इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिल रही है। साथियों, ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं। वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। और मैं देख रहा हूं, जब उनको सदन में देखता हूं, तब मुझे विचार आता है कि शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं। और सदन में जितने भी हमारे माननीय सांसदगण हैं, उनको वो अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके आग्रहों को बहुत ही आदर करते हैं। और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं।
किसी को भी अपमानित नहीं करते, सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। और आपने देखा होगा हर बार वो मुस्कुराते हैं, एक मीठी हंसी उनके चेहरे पर हमेशा रहती है। शायद वो भी एक कारण है कि सदन में वो सर्वप्रिय है। साथियों, जब कनेक्टिविटी बढ़ती ही है तो विकास की संभावनाओं में भी नई तेजी आती है। बीते 11 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में बने नए एयरपोर्ट्स ने विकास को नई गति दी है। 2014 से पहले देश में 70 के करीब एयरपोर्ट ही बने थे। आज यह संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। इन नए एयरपोर्ट्स ने हवाई यात्रा को आसान किया है, पर्यटन को बढ़ावा दिया है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार दी है। हम दिल्ली के आसपास ही देखें तो कई सारे नए एयरपोर्ट शुरू हुए हैं। हिसार में एयरपोर्ट बना है, हिंडन में एयरपोर्ट बना है, जेवर में नया एयरपोर्ट बना है। जब ये एयरपोर्ट बनते हैं, नए टर्मिनल बनते हैं, तो छोटे शहरों में भी नए उद्यम पहुंचते हैं, नई कंपनियां पहुंचती हैं। मुझे विश्वास है कि कोटा का यह नया एयरपोर्ट भी आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास को इसी तरह नई गति देगा। साथियों, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है, जब नीयत साफ होती है और संकल्प मजबूत होता है, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। आज राजस्थान में वही हो रहा है। विकसित राजस्थान की यही मजबूत नींव विकसित भारत के संकल्प को और ताकत दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाने में सफल होंगे जो समृद्ध भी हो, सशक्त भी हो और अवसरों से भरा हुआ भी हो। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस शिलान्यास के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। ही हफ्ते में राजस्थान में विकास के इन दो बड़े कार्यक्रमों का बहुत बड़ा संदेश है। ये बताते हैं कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। साथियों, आज का दिन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और नई उपलब्धि का दिन है। करीब 1,500 करोड़ रुपए से बनने जा रहा ये आधुनिक एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है। मैं कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को एयरपोर्ट के शिलान्यास के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे याद है नवंबर 2023 में जब मैं कोटा आया था, तब मैंने कोटा की जनता से एक वादा किया था। मैंने कहा था कि कोटा का एयरपोर्ट केवल एक सपना बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता है
कि वो क्षण आ गया है जब कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी। अब यह स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आसपास के पूरे इलाका में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। साथियों, कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा केंद्र है। कोटा वह अनूठा क्षेत्र है जहां न्यूक्लियर हो, कोयला आधारित हो, गैस और पानी हो, ऊर्जा के लगभग सभी स्रोतों से बिजली का उत्पादन होता है। हाड़ौती की इस धरती अपनी धरोहरों के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध है। कोटा कचौरी का जायका, कोटा डोरिया साड़ी, इसके साथ साथ कोटा स्टोन और सैंड स्टोन की चमक, इन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। यहां का धनिया हो, बूंदी का बासमती चावल हो, इसकी महक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंची है। ये क्षेत्र अपने परिश्रम, उत्पादन और संभावनाओं के लिए जाना जाता है। अब कोटा का ये नया एयरपोर्ट यहां की संभावनाओं को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, कोटा और हाड़ौती की यह धरती उद्यम और आस्था का भी बड़ा केंद्र है। सदियों से देश दुनिया के श्रद्धालु यहां श्री मथुराधीश जी की पावन पीठ, केशव राय पाटन के तीर्थ, खड़े गणेश जी महाराज और गोदावरी बालाजी धाम के दर्शन के लिए आते रहते हैं। गरड़िया महादेव से दिखने वाला चंबल का दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी जैसे वन्य जीव अभयारण्य इस पूरे क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाते हैं। जब हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देश और दुनिया से पर्यटक यहां आएंगे और इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं, व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। साथियों, वैसे भी कोटा आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से चारों तरफ जुड़ रहा है, बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कोटा और बूंदी से होकर गुजर रहा है, पूरे क्षेत्र के विकास का नया द्वार खोल रहा है। अब दिल्ली, वडोदरा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की दूरी महज कुछ घंटों की रह गई है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेष रूप से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए यह क्षेत्र एक बड़ा केंद्र बनेगा। रेल और सड़क के बाद हवाई कनेक्टिविटी का यह नया अध्याय कोटा के विकास को और गति देगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती क्षेत्र
और आसपास के जिलों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा। साथियों, मैं इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कोटा के सांसद श्रीमान ओम बिरला जी के निरंतर प्रयासों की भी सराहना करना चाहता हूं। उनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि कोटा के लोगों का जीवन बेहतर बने, उन्हें नए अवसर मिले। एयरपोर्ट हो, ट्रिपल आईटी का नया कैंपस हो, सड़कों का विस्तार हो, कोटा के विकास के लिए वे लगातार सेवा भाव से काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण ही कोटा और इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिल रही है। साथियों, ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं, वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। और मैं देख रहा हूं, जब उनको सदन में देखता हूं, तब मुझे विचार आता है कि ये देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी, उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी। सर, हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी, सैलरीड क्लास, इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिविजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। देयर वाज नो रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। जहां यूएस में 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च होता है, यूके में 12%, जर्मनी में 13%, क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है। सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाइए और आपको पुरानी जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, मैसिवली अंडरस्टाफ्ड हॉस्पिटल मिलेगा, ओवरवर्क डॉक्टर मिलेंगे। इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन मेजर इकोनॉमीज वेयर 85% ऑफ आवर फॉर्मल वर्कफोर्स हैज जीरो स्टैट्यूटरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। साथ साथ मुझे लगता है कि एक मिनिमम इंक्रीज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन होना चाहिए। सर, अक्सर देखा जाता है जब वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं तो रूलिंग कोalition के जो एमपीज हैं, जो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठते हैं, वो सरकार की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांति आ जाएगी इस बजट से। और विपक्ष में जो बैठे हैं वो अक्सर निंदा करते हैं, कहते हैं किसान की कमर तोड़ दी, बहुत महंगाई हो गई, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। लेकिन मैं आज प्रयास करूंगा कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इस बजट का करूं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपना आपके माध्यम से वित्त मंत्री को दूं। So the title of my speech is The Good, the Bad and the Way Forward. 4 good things that I found in this budget, 4 bad things that I found in this budget, and 4 innovative suggestions to the Honorable Finance Minister. So the first good thing that I found in the budget is that there was an increase in the STT for derivative trading. Usually सरकार की निंदा हुई इस विषय को लेकर, मार्केट्स भी गिरी, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस कदम से स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग यानी कि सट्टा ट्रेडिंग समाप्त होगी या कम होगी और रिटेल इन्वेस्टर, जो 90% रिटेल इन्वेस्टर एफएनओ सेक्टर में नुकसान भुगतता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चलते जुआ खेलता है, उसमें आपको रिटेल इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन का एक माध्यम बन सकता है। लेकिन मैं इसी के साथ साथ वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि एसटीटी का जेनेसिस क्या है, एसटीटी का जन्म कब हुआ। एसटीटी हमारे सीनियर कॉलीग मिस्टर पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी जीरो था, तब एसटीटी को लाया गया कि वे एक सिंपल अपफ्रंट लेवी होगी ट्रेड्स पर रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
लॉस, लेकिन अब सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया, एसटीटी भी लगा दिया, और रिटेल इन्वेस्टर को और तमाम इन्वेस्टर्स को एक प्रकार से डिसइंसेंटिवाइज किया। मैं एक सुझाव लाया हूं सरकार के लिए, जिससे लॉन्ग टर्म हाउस होल्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी, वेल्थ क्रिएशन होगा, और वेल्थ पार्किंग रियल एस्टेट और गोल्ड के सेक्टर से निकलकर इक्विटीज में आएगी, और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग और कम होगी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इन्वेस्टर्स का बढ़ेगा। वो की है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज शुड बी मेड निल इन दिस कंट्री फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। दुनिया की कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटीज पे खासतौर पे शून्य है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएई, न्यूजीलैंड, हांगकांग, कतर, मलेशिया। मैं चाहूंगा कि जब एसटीटी बढ़ाया जा रहा है तो इसी बजट में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को जीरो किया जाए। सर, मेरा दूसरा जो मैं सरकार के बजट को एक्नॉलेज करना चाहूंगा वो ये है कि कैपेक्स के जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन होता है उसमें एक बढ़ोतरी देखी गई। जहां वित्तीय वर्ष 18-19 में मात्र 3 लाख करोड़ कैपेक्स था, वो इस वित्तीय वर्ष में 12 लाख करोड़ तक पहुंचा है, विच इज 4.4% ऑफ द जीडीपी, विच इज अ गुड स्टेप। इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड इट विल प्रायोरिटाइज एसेट क्रिएशन। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को 5 साल में क्या कैपेक्स, वो कौन कौन से क्षेत्रों में खर्चा करने जा रही है, उसका एक ब्यौरा देना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इस कैपेक्स के खर्चे को मैच कर सके। सो थर्ड थिंग व्हिच वी फाउंड इन द स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज दैट देयर वाज अ रिलेटिव रिस्ट्रेंट इन मेकिंग बजटरी अनाउंसमेंट्स फॉर इलेक्शन बाउंड स्टेट्स। अक्सर वित्त मंत्री का भाषण सुन के आप बता सकते हैं कि कौन से राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। इस स्पीच में उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया, जिसे मैं एक्नॉलेज करता हूं। और आखिरी अच्छी चीज जो इस बजट में नजर आई वो ये था कि एनआरआई की इन्वेस्टमेंट लिमिट में एनहांसमेंट हुई। लेकिन मैं बता दूं कि जब एफआईआईज ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस देश के बाजार से पैसा निकाल लिया और पिछले एक वित्तीय वर्ष में 23 बिलियन निकाला, तब जाकर सरकार जागी और सरकार ने एनआरआईज के लिए इक्विटी मार्केट का दरवाजा खोलकर उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को 5% से बढ़ा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे इन्वेस्टर्स 32 मिलियन एनआरआई इन्वेस्टर्स को अब भारतीय बाजार में पैसा डालने का मौका मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ सरकार को इस पर भी गौर फरमाना चाहिए कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकाल कर बाजार को छोड़कर जा रहे हैं। सर, नाउ आई कम टू द बैड पार्ट ऑफ द बजट। फर्स्ट थिंग इज द डेट टू जीडीपी क्राइसिस। सरकार ने और डेट लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए इस बजट में फॉर्मूला ही बदल दिया। पहले सरकार डेट जब लेती थी तो ओल्ड एफआरबीएम रूल्स के तहत 3% ऑफ जीडीपी तक का फ्रेश डेट लेती थी। इस बजट में सरकार ने उस फॉर्मूले को बदलकर कहा कि टोटल सरकार का डेट जीडीपी का 50% होगा और उस सीमा में हम डेट लेंगे। यानी कि दे वांट टू प्ले ऑन द डिनोमिनेटर इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, एक साल बजट अगर हमारा जीडीपी 12% से ग्रो करता है तो उस साल सरकार खूब सारा डेट लेके सरकार पे कर्जा लाद सकती है, जो कि फिस्कल डेफिसिट 4.5, 6.5, 5% तक भी पहुंच सकता है। सर, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज सरकार कहती है कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 56% है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं जिसे सरकार डेट में दिखाती ही नहीं है, जैसे कि एफसीआई बॉन्ड्स, ओएमसी बॉन्ड्स, फर्टिलाइजर, एनएचएआई, एनएफएसएस, यानी कि तमाम तरीके के ऐसे कर्जे हैं सरकार के ऊपर जो सरकार अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाती है। सर, मैं सरकार को आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देश का कर्जा और कैसे ना बढ़े इस पर काम करें, ना कि और कर्जा लेने के लिए हम जीडीपी और डेट टू जीडीपी के फॉर्मूले के रेशियोज बदलकर और पैसा कर्जे पे ब्याज पर लेने का प्रयास करें। सर, दूसरी दिक्कत जो इस बजट में नजर आई वो ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ। सर, हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी, सैलरीड क्लास, इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिविजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पर देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। पहले ही देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन इन द सैलरीज। इन्फ्लेशन 6.8% पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार कोई स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए है उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए। सर, थर्ड प्रॉब्लम दैट वाज देयर विद द बजट इज दैट देयर वाज नो रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। सर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम in India's history, the personal income tax collection was more than
द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन, यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा, और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़, यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है। आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। सर, राइजिंग कॉस्ट प्रेशर्स के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से। मेरा रिक्वेस्ट यह है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दें, और अगर इनकम टैक्स में रियायत नहीं दे सकती हैं तो उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे उसको बेनिफिट दें, उसे इंसेंटिव्स दें कि वो ज्यादा बचत करे, ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर पाए। सर, फोर्थ प्रॉब्लम इन दिस बजट दैट आई फाउंड वाज द बजटरी एलोकेशन टू हेल्थ, व्हिच इज लो एंड व्हिच सर्टेनली नीड्स अ रीलुक। सर, आज हमने अपने टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 2% हेल्थ को एलोकेट किया है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बताती है सर, और सरकार का ये अपना ऑब्जेक्टिव रहा है, गोल रहा है, दैट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ शुड बी 2.5% ऑफ जीडीपी। आज हम 2026 में खड़े हैं, हमारी पब्लिक हेल्थ पे स्पेंडिंग मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी। हम अपने लक्ष्य से कोसों मील दूर हैं। जहां यूएस में 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च होता है, यूके में 12%, जर्मनी में 13%, स्वीडन में, नेदरलैंड में, डेनमार्क में, जापान में, स्पेन में 10% ऑफ जीडीपी खर्च होता है, क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन हमारे देश में मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी हम अपने हेल्थ पे खर्च करते हैं, और इसके चलते आलम यह है कि सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाइए, which is called the backbone of India's healthcare, वहां पर आपको पुरानी जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, मैसिवली अंडरस्टाफ्ड हॉस्पिटल मिलेगा, ओवरवर्क डॉक्टर मिलेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से बेड नहीं मिलेगा, जांच के लिए मशीनें नहीं हैं, दवाइयों की कमी है, और अगर इलाज की, ऑपरेशन की डेट मिल भी जाए तो वो डेट इतनी दूर होती है तब तक मरीज चल बसता है। सर, द रियलिटी इज दैट कोविड मेड अस रियलाइज, एंड इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर India's public health infrastructure, and I want to ask the house today, are we prepared, God forbid, if there were to be another pandemic or another big sort of raging pandemic in this country? And the answer to that is no. और प्राइवेट अस्पतालों की सर हालात ये हैं कि अगर आज आपको प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना पड़े तो आपको लोन लेना पड़ता है, अपने घर के गहने, अपना रियल एस्टेट एसेट बेचकर पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग हर साल भारत में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक हेल्थ इमरजेंसी के चलते प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। सर, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू किया जा रहा है, वन नेशन वन टैक्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, वैसे ही वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। सबको नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट देश में मिले, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। सर, मेरे 4 सुझाव जो आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री को देना चाहूंगा। पहला सुझाव है, पुट ऑल लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया ऑन ब्लॉकचेन। एक ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रजिस्ट्री लेजर बनाइए। पहले 10 मेजर राज्यों शहरों से शुरू करिए, महानगरों से और टियर 2 सिटीज से, जिस लेजर में, जिस ब्लॉकचेन लेजर में हर रिकॉर्ड, हर सेल, हर म्यूटेशन, हर इनहेरिटेंस को एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक में डाला जाएगा, जो एक ब्लॉकचेन लेजर होगा, जो टाइम स्टैम्प्ड होगा, टेम्पर प्रूफ होगा, 100% ट्रांसपेरेंट होगा, और रियल टाइम प्रॉपर्टी ट्रैकिंग आप उससे कर सकेंगे, जिसके चलते इंस्टेंट टाइटल वेरिफिकेशन होगा। आज सर, हमारा जो रियल एस्टेट का लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का जो बाजार है, उसमें अटर केओस है। केओस इसलिए है कि लोगों को रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाद धक्के लग रहे हैं, दलालों ने उन अफसरों पे पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी होती है, सर्कल रेट को एक्सप्लॉइट करके कैश में प्रॉपर्टियां खरीदी जाती हैं, फर्जी कागज, कब्जे, टाइटल डिस्प्यूट, न जाने क्या क्या चल रहा है, जिसके चलते आज 66% ऑफ इंडिया सिविल डिस्प्यूट्स आर लैंड डिस्प्यूट्स, 45% of properties lack clear title in India. India ranks 133 out of 190 in property registration efficiency. 48% of our properties are under dispute, and the average time taken by civil courts to resolve these disputes is 7 years. And 6.2 crore property documents are pending digitization. वो तहसीलदार के दफ्तर में पड़े या रजिस्ट्रार के दफ्तर में, उनका डिजिटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। इन सारी बीमारियों का एक ही दवा है, दैट इज नेशनल ब्लॉकचेन रजिस्ट्री, जिसके चलते प्रॉपर्टी डिस्प्यूट समाप्त होंगे, मिडिल क्लास की वेल्थ अनलॉक होगी क्योंकि वे और ब्याज पे पैसा ले पाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स की कंप्लायंस बढ़ेगी, और रीट्स जैसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स
को ब्लॉकचेन वेरीफाइड टाइटल मिलेंगे, उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसी के साथ साथ सर दुनिया के कई देशों ने इसे लागू कर दिया है। स्वीडन में यह लागू है, जहां पर एक दिन में आप प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, वहां डिस्प्यूट रेट 2% है। जॉर्जिया में है, जहां 3 दिन में प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, डिस्प्यूट रेट 1% है। और यूएई में है, जहां 10 मिनट में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं, वहां डिस्प्यूट रेट 1% से भी नीचे। और वहां हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी बेचनी हो तो 2 से 6 महीने लगते हैं और 48% डिस्प्यूट रेट है। सर मेरा दूसरा सुझाव है इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट। भारत में वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई थी, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी, जिसके चलते 16% की गिरावट रियल वेजेस में देखी गई। इसीलिए मैंडेटरी वेज इंडेक्सेशन फॉर्मूला इज द नीड ऑफ द आवर एंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक एट इट। इसके चलते तमाम फॉर्मल सेक्टर्स में कॉर्पोरेट शॉप्स, फैक्ट्रीज, गिग वर्कर्स सबको इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक मिलेगा। और सरकार के मुलाजिम को तो मिलता ही है, हर साल डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसके बाद आप हर कुछ सालों में पे कमीशन लागू होता है। इससे आप 20 करोड़ आबादी, विच इज 45% ऑफ इंडियाज टोटल वर्कफोर्स, आप उसे एड्रेस कर पाएंगे। सर इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों में यह पहले से ही लागू है। यूएस के अंदर COLA कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट सिस्टम लागू है, जिसके अंदर एनुअल और ऑटोमेटिक रिवीजन होता है। जर्मनी के अंदर हर 18 से 24 महीने के अंदर महंगाई के अनुसार सैलरी बढ़ा दी जाती है। जापान के अंदर शिंटो मेथड यूज होता है, जिसमें एनुअल इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक दी जाती है। और बेल्जियम में ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन लॉ है, जिसमें क्वार्टरली बेसिस पर एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई जाती है। सर इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन मेजर इकोनॉमीज वेयर 85% ऑफ आवर formal workforce has zero statutory inflation protection. We are at the mercy of the employer discretion and our own negotiation power to raise our salaries. इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक मिनिमम इंक्रीज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन होना चाहिए। मेरा थर्ड सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी को रहेगा कि स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैचिंग ग्रांट, मैचिंग फंडिंग सेंटर दे, यानी कि हर 1 रुपया जो राज्य की सरकार कैपेक्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, एसेट क्रिएशन पे खर्च करती है, उसकी मैचिंग ग्रांट 1 रुपया केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाना चाहिए, नॉट एज लोन बट एज अ ग्रांट। आज स्टेट कैपेक्स में 2 बॉटलनेक्स है। पहला बॉटलनेक है बोरोइंग कैप, यानी कि कोई भी राज्य अपने स्टेट जीडीपी से 3% से ज्यादा ब्याज पर पैसा नहीं ले सकता, वो कैपेक्स पे नहीं खर्च करता, वो तमाम तरीके के ऑपरेशनल खर्चे करता है। और सेकंड प्रॉब्लम है कि अगर केंद्र सरकार पैसा देती भी है राज्यों को कैपेक्स के लिए, वो लोन की सूरत में देती है और कंडीशनल लोन की किस एसेट पे कितना खर्च होगा, एक कंडीशनल लोन दिया जाता है। मेरा सुझाव है दैट रिप्लेस दिस लोन विद कंडीशंस गिवन बाय द सेंटर टू ग्रांट विद ट्रस्ट, ग्रांट बेस्ड ऑन ट्रस्ट बाय द सेंटर। सर सेंटर को आने वाले 5 वर्षों के लिए 1.5 लाख करोड़ आवंटित करना चाहिए, नॉट एज लोन बट एज दीज कैपेक्स ग्रांट्स, ताकि राज्यों में सड़कें बने, इरिगेशन नेटवर्क बने, लोकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हो और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में एसेट क्रिएशन, एसेट फॉर्मेशन किया जाए। एज not as loan, not on interest, not with principal and with no conditionality. अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो स्टेट की बैलेंस शीट में दिस ग्रांट विल नॉट सिट एज डेट, स्टेट की बैलेंस शीट सुंदर होगी, बेहतर होगी। दूसरा, खुलकर राज्य कैपेक्स पर खर्च कर पाएंगे। थर्ड, इट विल बी अ हाई ग्रोथ एंड अ हाई जॉब क्रिएटर, एक ग्रोथ मल्टीप्लायर और जॉब क्रिएटर के तौर पे इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि हर 1 रुपया जो आप कैपेक्स पे खर्च करते हैं उससे भारत का जीडीपी 2 से 3 रुपए बढ़ता है इन अ स्पैन ऑफ 3 to 5 years। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजबूत होगा और साथ ही साथ स्टेट्स विल बिकम बिल्डर्स एंड नॉट बोरोअर्स इन द आईज ऑफ द सेंटर। सर मेरा चौथा सुझाव जो माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। इंडिया में अभी सर वैसे ही डी फैक्टो लीगलाइज टैक्सेशन है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन एटसेट्रा, क्योंकि अगर उनकी खरीद बेच पर कोई मुनाफा होता है तो 30% फ्लैट इनकम टैक्स लगता है और 1% ट्रांजैक्शन टैक्स जो अपनी वस्तु बेच रहा है उसे सरकार को जमा कराना पड़ता है। बट दे आर समहाउ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट क्लास।
VDS जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, एक एसेट क्लास का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके चलते कोई डेडिकेटेड लाइसेंसिंग लॉ नहीं है, कोई क्लियर कंज्यूमर या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कानून नहीं है, AML कानून यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस एसेट क्लास के लिए नहीं है, एंड देयर इज ऑफ कोर्स नो एक्सप्लिसिट लीगल क्लासिफिकेशन. एज अ रिजल्ट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट 4.8 lakh crore trade in this virtual digital assets has moved offshore. भारत के बाहर निकलकर वो अन्य देशों में, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में इसका ट्रेड हो रहा है जो भारतीय कर रहे हैं. Second thing that has happened is that 73% of India's crypto trading volume in financial year 25 has moved to offshore exchanges. What has further happened is that 180 virtual digital asset startups have moved to countries like Dubai and Singapore, and as a result जो देश, भारत देश के 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, क्रिप्टो में, RWA यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट में, स्टेबल कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऑफशोर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं. जरूरत है कि हम कंप्लायंस हिंदुस्तान में लागू करें, उसे हेविली रेगुलेट करें, लेकिन उसे ऑनशोर लाएं. इसके चलते अगर ऐसा होता है तो सरकार के खजाने में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का इजाफा होगा, उन्हें उतना टैक्स मिलेगा. और इसी के साथ साथ मैं सरकार को कहना चाहता हूं दैट वी करंटली टैक्स दीज वर्चुअल digital assets as if they are legal, but we regulate them as if they are illegal. मेरा सुझाव है कि इसे heavily regulate करिए, रिंग फेंस करिए इस इकोसिस्टम को, AML गाइडलाइंस यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून और मजबूत करिए, लेकिन prohibition is not protection, regulation is protection. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट. दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं. गुड मॉर्निंग आप सभी को. सभी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी क्लास के बाद में. ठीक है, 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, पूरा NCERT ओरिएंटेड. इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर लो. साथ में मैंने आप लोगों को इसमें VOD बैच भी दे दिया है, जिससे अगर किसी को जल्दी प्रिपेयर करना है तो उससे कर सकता है. ये सारे इसके फीचर्स है. डेमो भी अवेलेबल है. साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, पेड कोर्स में जाओ, निर्माण बैच में जाओ. जैसे ही पेमेंट कर दोगे क्लास आप लोगों की चल जाएगी, और इस VOD बैच से आप लोगों को लास्ट ईयर वाला बैच में मिल जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें सेशन. आ जाओ. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे. जब प्रकाश केरोसिन से बेंजीन में प्रवेश करता है तो क्या होता है? देखिए दोस्तों, हर पदार्थ का अपना एक अपवर्तनांक होता है. तो क्या बेंजीन का अपवर्तनांक आप लोगों को पता है? क्या NCERT में लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में? कितना? 1.5. आप लोग देख सकते हो, देखो बेंजीन का 1.5 और केरोसिन का कितना है? 1.44. तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है, सघन माध्यम होता है. तो बेसिकली प्रकाश केरोसिन से बेंजीन में जा रही है, ये ज्यादा सघन है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C बन रहा है क्वेश्चन. बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे. पीने के पानी को डिसइंफेक्ट यानी रोगाणु रहित करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण मिलाते हैं. क्यों मिलाते हैं? क्या करता है? तो देखिए दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो ये क्लोरीन गैस रिलीज करता है, और ये क्लोरीन गैस क्या करती है? अगर पानी में कोई जर्म्स है, कोई कीटाणु है, उनको मार देती है ना, जिससे वो हमारी बॉडी में न जाए. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C. आ रही है बात समझ में? कोई समस्या तो नहीं है? बताओ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे. ध्यान से देखिए. 5 किलोग्राम की एक वस्तु है ना, ये कोई वस्तु है 5 किलोग्राम की. दोस्तों इस पे गुरुत्वीय बल कितना लगेगा? या मैं बोलूं गुरुत्वाकर्षण बल. फॉर्मूला है M×G. M का मान है 5, स्मॉल g का मान बोला जा रहा है कि 10 ले लो. तो बेसिकली 50 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है. ठीक है, 50 न्यूटन का. 50 न्यूटन का. अब दोस्तों अगर आप किसी भी वस्तु को छोड़ते हो तो नीचे आती है. क्यों? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो ये वस्तु भी नीचे आएगी. अगर आप लोग इसको ऊपर उठाना चाहते हो तो आपको बल कहां पर लगाना पड़ेगा? सर आपको बल लगाना पड़ेगा यहां पर. और मान लीजिए आपने बल लगा के इसको ऊपर ले गए ना, कितना ले गए ऊपर? 4 मीटर ऊपर ले गए. बोला जा रहा है 4 मीटर की ऊंचाई तक आप लोगों ने उठाया. तो गुरुत्वीय बल के द्वारा कितना कार्य हुआ है? देखिए, वर्क का फॉर्मूला होता है कार्य का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा.
तो किस फोर्स की वजह से, किस बल की वजह से आप कार्य निकालने जा रहे हो? इस वाले बल की वजह से। इसका मान है 50। इस वस्तु का विस्थापन कितना हो गया बताओ? 4 मीटर हो गया। दोस्तों बल की दिशा कहां पर है? यहां पर है। विस्थापन की दिशा यहां पर है। दोनों के बीच में एंगल 180। तो cos 180 का मान कितना हो जाएगा? -1। और 50 × 4 200, तो 200 × 1 -200 जूल। तो दोस्तों कार्य का मान कितना हो गया? -200 जूल हो गया। आ रही है बात समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाता आपके द्वारा कितना कार्य हुआ है, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो इस दिशा में है, विस्थापन की दिशा भी यही है, तो एंगल का मान 0 होता, cos 0 का मान 1 होता, यानी पॉजिटिव आता, धनात्मक आता, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाता? प्लस में आता। ठीक है, चलिए बताओ दोस्तों। 15 ओम का एक प्रतिरोधक, रजिस्टर यानी प्रतिरोधक का सिंबल ये होता है। प्रतिरोधक किसको बोलते हैं? एक ऐसा उपकरण जिसकी वजह से प्रतिरोध मिलता है। तो इसकी वजह से कितना प्रतिरोध मिल रहा है? 15 ओम का। कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है? 15 ओम का। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है 2.5 एम्पियर की। 2.5 को मैं बोल सकता हूं 5/2 एम्पियर। कितने समय के लिए फ्लो हो रही है? 12 सेकंड के लिए हो रही है। तो बताओ कितनी हीट जनरेट होगी? तो दोस्तों जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होती है और मान लीजिए वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, तो काफी ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो हीट जो जनरेट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? I² R × T। लगाओ फॉर्मूले में। I का मान है कितना? 5/2। इसका स्क्वायर कर लो, 5/2 × 5/2। रेजिस्टेंस का मान है 12। कितने समय के लिए? सॉरी, रेजिस्टेंस का मान कितना है? 15 है। 15 और कितने समय के लिए फ्लो हो रही है? 12 के लिए हो रही है। तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा? 2 × 2 हो गया 4, 12 कटा 4 से 3 बार में, 15 × 3 45, 5 × 5 25। तो सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा ये? 25 × 45 करके देख लो। 25 × 45 कितना हो गया? तो ये 25 पंजे 125 और ये 100, तो 5 2 1 1125 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है? चलिए, एक बच्चा बोल रहा है कल क्लास क्यों नहीं हुई? मतलब आप लोगों, आप पढ़ते तो हो नहीं हो, बस नाटक करा लो, बस ये देखने आते हो चैनल पे आज का वीडियो अपलोड हुआ या नहीं हुआ। पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले होते तो आपको पता होता कि फ्राइडे वाली क्लास को मैंने बताया था कि 2 दिन आपके रिवीजन के लिए होते हैं, सैटरडे संडे, बाकी के 5 दिन आप लोगों की वो चलती है। बोलो, बताया था नहीं बताया था? नहीं सर, इतना थोड़ी हम सुनेंगे। आ जाओ बताओ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक तेज गति से चल रही कार को 10 सेकंड के भीतर ब्रेक लगाकर रोक दिया जाता है। दोस्तों एक कार चल रही थी तो प्रारंभ में इसका कोई वेग भी होगा। ठीक है, मैंने मान लिया u है, u का मान नहीं पता, पूछा गया है प्रारंभ में वेग क्या था। ठीक है, अब दोस्तों जब रुक गई तो फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है दोस्तों, बोला अब रुक रही है तो इसका मतलब जरूर रिटार्डेशन होगा, मंदन होगा। तो बोला जा रहा है मंदन का मान है 2 मीटर/सेकंड²। और ऋणात्मक त्वरण यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी मंदन यानी एक्सेलरेशन का मान हो गया -2 मीटर/सेकंड²। क्लियर है? और कितने समय में रुकी? 10 सेकंड में रुकी। तो बताओ u का मान कितना था? तो गति का पहला समीकरण लगा दो, v = u + at। तो v का मान हो गया 0, u का मान आपसे पूछा गया है, a का मान कितना है? -2, t का मान कितना है? 10 है। तो u का मान आ जाएगा -2 इधर, -2 × 10 -20 और -20 तरह के +20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो कमेंट वगैरह में ज़्यादा ध्यान मत दो, सारा ध्यान इधर दो। दोस्तों सिलेक्शन आपका इसी से होगा, फालतू के कमेंट से नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे का अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ वो अपना सिलेबस पूरा करे, जिनका सिलेबस हो चुका है वो रिवीजन पे ध्यान दे। चलिए बताइए इसका आंसर। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन से पहले मुझे बताओ ये किस प्रकार की रिएक्शन है, किस प्रकार की अभिक्रिया? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कई बार मैंने बताया है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा हो। तो आपको ये बताना इसमें अपचयन किसका हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। देखो दोस्तों, पहले आप लोग यहां पर देखो, यहां पर मैग्नीज किससे जुड़ा हुआ है? 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ में जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये। ऑक्सीजन के एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने चाहिए? 2 चाहिए, जिससे वो स्टेबल हो जाएगा। तो 2 एटम को कितने चाहिए? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 2 ऑक्सीजन अगर इसके साथ में बैठा है तो जरूर 4 इलेक्ट्रॉन इससे दिए होंगे। और जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी यहां पर
मैग्नीज ने 4 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, यानी इस पे +4 आवेश होगा। क्लियर है दोस्तों? ऊपर जो आवेश होते हैं उसको ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण नंबर भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सीकरण नंबर अभी कितना है? मैग्नीज का +4 है इधर। चलिए बहुत बढ़िया। बात करते हैं यहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये। क्लोरीन के एक एटम को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन आते ही स्टेबल हो जाएगा। तो 2 क्लोरीन के एटम को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 किसने दिए होंगे? जरूर इसने दिए होंगे। तो जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो यानी यहां पर मैग्नीज कुछ इस अवस्था में होगा। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, या मैं बोलूँ इसका ऑक्सीकरण नंबर क्या है? +2 है। तो जब दोस्तों ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आती है, ऑक्सीकरण नंबर में कमी आती है, तो आप लोग बोलते हैं उसका रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है। तो अपचयन किसका हुआ है? मैग्नीज का हुआ है। बोलो, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? और दोस्तों एक होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे बताना ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। क्लास के बाद में सोच के समझ के आंसर दीजिएगा। अगर आपका होमवर्क आ रहा है इसका मतलब आप सीरियस हो, नहीं आ रहा है इसका मतलब पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, चलो बताओ। पानी के टंकी की गहराई 10 मीटर दिख रही है। आपको लग रहा है पानी के टंकी की गहराई 10 मीटर है। वास्तविक गहराई कितनी है आप बताओ। अब आप बोलोगे सर 10 मीटर दिख रही है तो 10 मीटर ही होगी। नहीं, देखिए आपको पता है ना, जैसे स्विमिंग पूल बाहर से देखोगे आपको लगेगा यार इसकी कुछ गहराई नहीं है, लेकिन जब उतरोगे तो पता पड़ेगा इसकी गहराई तो काफी ज्यादा है। तो दोस्तों जैसे मान लो टंकी है, तो इसका जो पैंदा है, तल है, वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है आपको। किसकी वजह से? प्रकाश का अपवर्तन की वजह से। तो आपको दोस्तों मान लो थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है, मतलब आपको गहराई केवल इतनी दिख रही है 10 मीटर। रियल में इसकी डेप्थ क्या है? थोड़ी ज्यादा है। तो कितनी है ये आपको बतानी है। तो कैसे निकाले? देखिए दोस्तों, क्या है यहां पर? पानी है ना, तो पानी का अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है? 1.33 होता है, लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया दोस्तों। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का संबंध क्या होगा? मतलब एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि जो अपवर्तनांक होता है वो हमें किसके